इससे पहले कि कमेंट में कोई और पूछे कि क्या ये आप जो ट्रिप बता रहे हैं, जो इस वीडियो में जो टिप्स बताने वाले हैं, क्या ये सच में यूज़फुल है, तो वो चीज़ का जवाब मैं सबसे पहले दे देता हूं ताकि मुझे इस कमेंट का दोबारा और जवाब ना देना पड़े। मैं आपको मेरा मार्कशीट दिखा रहा हूं। मार्कशीट में मेरे को 2 पेपर मैंने दिए थे, मतलब एक्चुअली तो थे 9 पेपर्स सिविल सर्विसेज के। आपको तो पता ही होगा, बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं। तो सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जामिनेशन में 9 पेपर्स देने होते हैं, उसमें से 2 पेपर कंपल्सरीली होता है, एक ऐसे और एक है इंग्लिश। ये मेरा मेंस का स्कोर है, एक में मैंने 140 लाया था और इंग्लिश में मैंने 137 लाया था। ये मार्क सिविल सर्विसेज वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, बट मेरे लिए थोड़े से कम है, क्योंकि मैं हमेशा समझता हूं कि स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा हर किसी में रहता है। तो मैंने उस पेपर में, ऐसे पेपर जो रहता है उसमें मैंने 140 लाए। हम लोग को उस पेपर में टोटल 2 ऐसे लिखना होता है और हर एक ऐसे का मार्क होता है 125। तो 125 मार्क के 2 ऐसे लिखने होते हैं, जिसमें हमने एक एक ऐसे को 1000 से 1200 वर्ड्स के बीच में, मतलब 1000 से 1200 वर्ड्स के बीच में एक एक ऐसे लिखना होता है। सो मैंने अपना जो ट्रिक्स लगाया था और जो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं, वो ट्रिक्स मुझे तो हेल्पफुल हुआ है। सो वही मैं सोचा कि क्यों नहीं वही ट्रिक्स मैं आपको भी बता दूं। सारा तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसके लिए वीडियो बहुत काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और आप क्लास 10 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए भी काम आएगा, इरेस्पेक्टिव आप कोई भी क्लास में हो, 9, 10, 11, 12, आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो ये ट्रिक सबके लिए काम आता है। सो मैंने एक बहुत बड़ा वीडियो को कोशिश किया है कि बहुत ज़्यादा मटेरियल को मैं थोड़ा कंडेंस करके बनाऊं, ताकि आपका अभी बोर्ड एग्जामिनेशन में ये ट्रिक्स और ये जो टिप्स हैं ये आपको बहुत हेल्प होगा। सो अभी आपको जवाब मिल गया। सो अभी हम शुरू करते हैं हमारा आगे का वीडियो। सो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप सबका रिवीजन बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। आपने बहुत मेजर पोर्शन कवर कर लिया होगा और मैंने जो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस बनाए हैं उसे देख लिया होगा। अगर भी नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, जाके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लीजिए। आपके 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, इंग्लिश के लिए बहुत अच्छे मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो जाके आप उसको कर लीजिए। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में भी अपना फीडबैक दे दीजिएगा। सो आज के वीडियो में हम जानेंगे ऐसे और पैसेज को कितनी आसानी तरीके से, कितना इजी वे में हम उसको पूरा कर सकते हैं और अटेंड करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको ऐसे में बहुत दिक्कत होता है, जिनको समझ में नहीं आता कि हमें उसको कैसे स्ट्रक्चर बनाएं, उसको कैसे हम लिखें, कैसे अप्रोच करें। टाइम कंज्यूम बहुत हो जाता है और कभी कभी तो हमारा ऐसे भी इनकम्प्लीट रह जाता है। जहां पे रहा फिर पैसेज का बात, पैसेज में हमें मीनिंग्स आते हैं, हमें ऑपोजिट मीनिंग आते हैं, क्वेश्चन आंसर आते हैं, और सबसे ज्यादा बड़ा हेडेक बच्चों का होता है वो है प्रेसिस राइटिंग, जिसको हमें कम शब्दों में एक आइडिया को प्रेजेंट करना होता है। सो इन्हीं सारा चीज को डिस्कशन करेंगे हम आज का वीडियो में। सो आई होप आपका आज का वीडियो बहुत मजेदार होगा। सो बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक पे। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऐसे को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो ऐसे मिलेगा वो बेसिकली 5 प्रकार का होता है ऐसे, ठीक है। पहले इन 5 प्रकार को जान लेते हैं, फिर हर एक एक प्रकार को कैसे डील करेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि आपको एक सब ऐसे लिखने को बोला जाता है जहाँ पे आपको स्टोरी के फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना होता है। सो यहाँ पे स्टोरी का वो आपको कुछ हिंट दे देंगे और कहेंगे कि उस स्टोरी को आप एक्सप्लेन करो, उसको डिस्क्राइब करो और उसको बताओ। दूसरी तरीके से आता है, यहाँ पे आप स्टूडेंट लोगों का एक्सपीरियंस रिलेटेड कुछ पूछा जाता है कि आपने ये एक्सपीरियंस किया, आप इसको बताओ, आपने कैसे डील किया, आपने क्या डील किया। तो यहाँ पे स्टूडेंट लोगों को अपना एक्सपीरियंस का बात बताना होता है। ये बच्चों के लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा इजी होता है। मैं इसको इजी का पैरामीटर में भी बताऊंगा। इजी क्यों होता है? क्योंकि उन लोग ये चीज को जान चुके हैं, दे ऑलरेडी नो इट। तो उनके पास ऑलरेडी जो मटेरियल और जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो बच्चों के पास रहता है। सो इसीलिए उनको इस चीज को लिखने में ज्यादा आसानी होता है, क्योंकि ऑलरेडी मटेरियल अवेलेबल है, बट उसको सजा के प्रेजेंट करना होता है। सो इजी के मामलों में एक्सपीरियंस वाला क्वेश्चन ज्यादा बच्चे लोग अटेंड करते हैं। दूसरा चीज, जब स्टोरी का बाद यहां पे कहा जाता है तो एक चीज ध्यान रखना, ये स्टोरी जिनका भी रिटन प्रैक्टिस नहीं है,
वो तो इसको बिल्कुल अटेंड ना करें जिनका रिटन प्रैक्टिस नहीं है, पहली चीज बता रहा हूं। जिनके ग्रामेटिकल एरर्स बहुत ज्यादा होते हैं वो इस स्टोरी को ना प्रेजेंट करें, और वो लोग इसको डेफिनेटली अटेंड करें जो बहुत मूवीज देखे हैं, जो बहुत स्टोरीज सुने हैं, जिन्हें कहानियां सुनना पसंद है, जो बहुत ज्यादा लिखते हैं। तो क्या है, इन लोग जैसे टाइटल देखेंगे, उसका डिटेल देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे, उसको देखते ही उनके माइंड में स्टोरी क्रिएट हो जाता है। बस स्टोरी को कैसे फॉर्म करना है मैं आने वाला कुछ समय में बताने वाला हूं। तो उन बच्चों के लिए ये है जिनको स्टोरी अच्छा लगता है, जिनको सुने हैं बहुत लोग, और जो लोग स्टोरीज वगैरह सुन के बताते हैं और लिखते बहुत ज्यादा है, उनके ग्रामेटिकल एरर्स बहुत कम होते हैं, उनको ये चीज अटेंड करना चाहिए। अगर आपका ये चीज आप नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस वगैरह अगर आपका नहीं है, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई राइटिंग दिस वन, जहां पे आपको आपका एक्सपीरियंस के बारे में बोला जाएगा। ठीक है, तीसरा चीज आता है एक इमेजिनेटिव चीज का। अब ये वाला चीज मैं बच्चों के लिए बोलता हूं, ये हार्ड कैटेगरी में मैं रखता हूं। ठीक है, ये हार्ड कैटेगरी में क्यों रखता हूं, क्योंकि आजकल का टाइम में देखो, रियलिटी आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, आजकल का टाइम में बच्चे लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम गया है, ड्रास्टिकली कम चुका है। सो पहले जब अटेंशन स्पैन ज़्यादा रहता था तो हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते थे, चीज़ों को देख पाते थे, हम विजन के थ्रू से, साउंड के थ्रू से देख के समझ पाते थे, हमारा इमेजिनेटिव प्रोसेस बहुत अच्छा होता था। बट अभी का टाइम में आप डिजिटल एरा के बच्चे हो, तो इसमें कोई शर्म करने वाली बात नहीं है, बट ये फैक्ट है कि हमारा अटेंशन स्पैन अभी बहुत कम गया है। सो अटेंशन स्पैन कमने की वजह से मैं एक चीज बता रहा हूं, और ये फैक्ट भी है कि ज्यादातर बच्चों को ये वाला, जहां इमेजिनेटिव करना होता है, जहां इमेजिन करना होता है, कि जैसे एक आया था कि सपोज करो कि आप कहीं पे चल के जा रहे हो और वहां पे ये दृश्य कैसा है, ये नजारा कैसा है, उसको एक्सप्लेन करो, उसको डिस्क्राइब करो। सो बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो इस चीज को प्रोसेस नहीं कर पाते। क्योंकि पहला चीज, एक तो अटेंशन स्पैन कम है, दूसरा चीज उन लोग इस चीज को बहुत तरीके से एक्सपीरियंस तो किए हैं मगर उसको अब्सॉर्ब नहीं किए हैं माइंड में, उसको इतने तरीके से हर एक चीज को नोटिस नहीं किए हैं। तो बच्चों को ये चीज रिलेटिवली हार्ड लगता है। ये बहुत गिने चुने बच्चे होते हैं जो इस चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका दिमाग का जो बर्नआउट रेट है वो बहुत ज्यादा होगा। अगर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे बिना स्किल के, बिना आपका क्रिएटिविटी के, बिना आपका इमेजिनेटिव पावर्स के, तो आपका दिमाग बहुत जलेगा इन द सेंस में बहुत ज्यादा ताकत लगने वाला है और आउटपुट बहुत खराब आएगा। सो अगर ज्यादातर बच्चों को मैं ये कहता हूं इस चीज को थोड़ा अवॉइड किया जाए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूं कि आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है क्या नहीं। रेस्ट इज अप टू यू, आपको जो अच्छा लगेगा इस वीडियो के बाद में आप वही करना, बट मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो ये वाला कितना एक डिफिकल्ट कैटेगरी में मैं इसको लगा दिया कि बच्चों को इमेजिनेशन करना बड़ा दिक्कत होता है। सो ये वाला क्या कैटेगरी वैसा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला आता है व्यू, फॉर या अगेंस्ट में। ये ज्यादातर बच्चों के लिए रिलेटिवली बहुत इजी होता है, बट बच्चे लोग इससे डरते हैं। बच्चे लोग इससे बहुत डरते हैं और इसको अटेंड नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार मेरे पास तो वो मटेरियल ही नहीं है, मेरे पास तो वो कंटेंट ही नहीं है, और वो एक लाइन बोल दिया, उस लाइन को मैं कैसे प्रोसेस करूंगा, कैसे लिखूंगा, ये बच्चों के माइंड में ज्यादातर डाउट रहता है। और वो क्यों रहता है पता है? क्योंकि हम बचपन से जब भी हम ऐसे वगैरह लिखते आते हैं, क्लास 9 को छोड़ के जब जूनियर क्लासेस भी आप देखो, तो हमें एग्जामिनेशन में हमेशा टॉपिक पहले से दिए जाते थे। अगर आप बचपन के क्लासेस को याद करोगे, 3 टॉपिक दिए जाएंगे, उन 3 टॉपिक को हम 10-10 लाइन याद कर लेते थे, मगअप कर लेते थे और जाके हम उसको लिखते रहते थे। तो हमारे दिमाग में वो क्रिएटिविटी कभी डेवलप हुआ नहीं। बट अभी फिक्र का कोई बात नहीं, बट अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज कितना ज्यादा आसान है। सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में इस चीज को आप लिख सकते हैं। सो इसको मैं अपना टारगेट में लेता हूं, ये रिलेटिवली इजी होता है। वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप किस टाइप के ऐसे लिख सकते हैं, और लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, सो बने रहिए। अब नेक्स्ट पिक्चर वाला, ये वाला तो मैं स्ट्रिक्टली मना कर देता हूं, ओपनली मैं मना कर रहा हूं, बिल्कुल मत लिखना। ये बिल्कुल नो, मतलब नो। चाहे आप कुछ भी बोलो, जैसे भी बोलो, चाहे आप नफरत करो, गाली दो, गुस्सा करो, बिल्कुल लिखने का नहीं। क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, ये 2025 का पेपर है मेरे पास। ठीक है, यहां पे आपने इसको लिखा है। देखो क्यों इसमें आपको इशू होगा, पहले वो बता रहा हूं। स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे एक पिक्चर दिया है जहां पे 3 इंसान हैं, एक औरत है और 2 बच्चे हैं। उन लोग एक गार्डन में खड़े हैं, आई थिंक एक फसल वसल उग रहा है और ब्रिंजल वगैरह का फसल उन लोग रखे हुए हैं, है ना।
अब क्या लिखा है, राइट अ स्टोरी और डिस्क्रिप्शन, या तो एक स्टोरी लिखो या तो इनको डिस्क्राइब करो किस चीज के बारे में, और एन अकाउंट ऑफ व्हाट इट सजेस्ट टू यू, या फिर वो तुम लिखो जो तुम्हें सजेस्ट कर रहा है। ये पार्ट बहुत क्रिटिकल होता है क्योंकि बच्चों को ये चीज क्या सजेस्ट कर रहा है, 5 बच्चे हैं तो 5 चीज अलग जानेंगे, समझ में आ रहा है। तो इसमें उन लोग डाउट में रहेंगे कि यार मैं इसको ये सोच रहा हूं, क्या ये सही है कि नहीं, मेरा थॉट ये चल रहा है, क्या ये गलत है, कैसा है। एक चीज ये आता है। दूसरा क्या लिखा है, योर कंपोजिशन मे बी अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द पिक्चर, तुम्हारा जो कंपोजिशन होगा, ये जो फोटो का सब्जेक्ट है उसके बारे में होना चाहिए, ठीक है। और या फिर यू मे टेक सजेशन फ्रॉम इट, या फिर तुम इसी फोटो से कोई सजेशन ले सकते हो। यहीं पे बहुत ज्यादा दिक्कत होता है क्योंकि हर बच्चा सेम नहीं है, तो 5 बच्चे 5 अलग चीज को इसको परसीव करेंगे। और जब ऐसा होता है, हमें ये लगता है कि यार मेजॉरिटी लोग इसको नहीं लिख रहे हैं और हमने इसको प्रैक्टिस भी नहीं किया है, हम इसको जानते भी नहीं है, तो बच्चा पता नहीं क्या वो देख के क्या अज्यूम कर लेगा, राइट। और अज्यूम करके मान लो वो पैनिक मोड में रहेगा एग्जाम से पहले कि यार अगर मैं अज्यूम कुछ गलत कर दिया तो, अगर मैं कुछ ऐसे लिख के आया तो सीधा 20 मार्क कचड़े में। सो इसीलिए मैं बता रहा हूं इतना टेंशन लेने का दरकार नहीं है। और इसमें हाँ एक चीज और देखो, और एक चीज देखो, देयर मस्ट बी अ क्लियर कनेक्शन बिटवीन द पिक्चर एंड योर कंपोजिशन, कि आप जो भी कंपोजिशन लिख रहे हो वो एक क्लियर कनेक्शन होना चाहिए इस पिक्चर के साथ। सो देखो बहुत ज्यादा वेगनेस है इसमें। अब आपका दिमाग के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से ये इस टाइप में बहुत फियर आता है। आप स्कूल में भी पूछ लेना, अपने क्लास में भी पूछ लेना, सारे बच्चों से पूछ लेना, बहुत रेयर होंगे कोई 1-2 जो ऐसा पिक्चर को अटेंड करेंगे, वरना ज्यादातर इसको अटेंड नहीं करते क्योंकि इसमें वेगनेस बहुत है, राइट। तो मैं तो स्ट्रिक्टली कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं आप प्रिपेयर कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। सो उस बेसिस में मैं कह रहा हूं इसको अटेंड नहीं करना, ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि एग्जाम में हमें 0 पैनिक मोड पे काम करना है, हमें स्ट्रेस लेके काम नहीं करना है। ऐसे में तो वैसे भी स्ट्रेस आता है, तो वैसे ही एक ऐसे चूज कर लेना जहां पे हम पता नहीं क्या क्या उसको लिख देंगे, बिल्कुल नहीं लिखना। तो एक चीज को मैंने पूरा ही मना कर दिया, नहीं लिखना। इमेजिनेशन वाला को मैंने हार्ड बोल दिया है। सो हार्ड इसलिए कहा है क्योंकि देखो जो इमेजिनेशन कर सकता है, जिसका वोकैबुलरी बहुत अच्छा है, जो बहुत बेहतरीन तरीके से लिख सकता है, वो इमेजिनेटिव वाला को अटेंड करे। अगर नहीं है तो इसको प्लीज अटेंड ना करे। सो 1, 2 और 4 मतलब स्टोरी के लिए आप अटेंड कर सकते हैं क्योंकि हम स्टोरी अच्छे से क्रिएटिविटी या कुछ बना सकते हैं क्योंकि हम मूवी से, हम नॉवल से, हम पॉडकास्ट से, हम दुनिया भर जहां से हमने कहानियां सुना है घर से, वो सब का इंफॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं और उसको एक अच्छा स्टोरी बना सकते हैं। मैं आपको टिप्स बताऊंगा। दूसरा, आप एक्सपीरियंस से लिख सकते हैं क्योंकि आपने भी उसको एक्सपीरियंस किया है, बस आपको मैं सजाना सिखा दूंगा, ठीक है। तीसरा, व्यू, फॉर या अगेंस्ट, ये एकदम ईजी है, इसको कैसे एक स्ट्रक्चर वे में लिखेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद में आप डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा कन्वीनियंस लगता है, आपने प्री बोर्ड में कौन सा अटेंड किया था और आपको ऐसे में कितना मार्क मिलता है, ये आप यहां पे बता देना। देखो एक चीज जनरली समझना, ऐसे में जैसे मैं जब मेरे स्कूल टाइम में था, अपने को कोई नहीं बताया था कैसे करना है, क्या करना है। उस टॉपिक के बारे में हमें ऑन द स्पॉट जो नॉलेज मिलता था हम उसको लिख देते थे, बस इतना हमारे टीचर ने बताया था। बट क्या कर, इतना ही बताया था कि यार पैराग्राफ में बस लिखना है, और लास्ट में हम वर्ड्स काउंट करके लिखते थे कि कितने वर्ड्स हम लोग लिखे। बाकी हमने उसके अंदर क्या लिखा क्या नहीं लिखा हमें समझ में नहीं आता था। एक चीज खाली हमें आइडिया रहता था कि हम उस टॉपिक के रिलेटेड ही चीजें लिखे हैं उसको, बट वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होता है। जब हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में देने आए, जब हम वहां पे प्रैक्टिस करने लगे, तब हमें समझ में आया कि नहीं यार ये कोई आसान चीज नहीं है, ये बहुत एक आर्ट है ऐसे को अच्छी तरीके से लिखना, प्रेजेंट करना। भले ही आपको अभी बहुत अच्छा मार्क आ जाता हो, अभी 20 मार्क का है ना, तो 20 में से किसी को 16 आ जाता हो, 15 आ जाता हो, 12 भी आ जाता हो, 18 भी आ जाता हो, बहुत बढ़िया। मगर फिर भी हमें कहीं ना कहीं ये पता रहता है कि हमारा ऐसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है। सो अगर भी आपका ऐसे में आप स्ट्रगल कर रहे हो, सो डेफिनेटली ये वीडियो तो आपको काम देने वाला है। सो आइए एक एक ऐसे को जांच करते हैं और एक एक ऐसे में कैसा क्या चीज का है, कैसे डिस्क्राइब करना है, हम उसको लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 2025 में हमारा स्टोरी रिलेटेड क्या टॉपिक आया था। आपने तो क्वेश्चन देखा होगा, पर उसको कैसे हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन लिखना नहीं सिखाएंगे, बट कैसे हम आने वाले टॉपिक को हम डील करेंगे पहले वो बता रहा हूं। एक अच्छा स्टोरी कैसे लिखेंगे वो बता रहा हूं। तो देखो सबसे पहले यहां पे लिखा था 2025 का क्वेश्चन, राइट एन ओरिजिनल स्टोरी इन विच अ पुअर टेलर विंस एन अवार्ड व्हिच चेंजेस हिज और हर लाइफ, ठीक है। सो ये स्टोरी आपने देखा, कितने लोग ये स्टोरी को अटेंड किए होंगे, बहुत लोग इसको नहीं लिखे होंगे। बट अगर ऐसा वाला चीज अगर आ गया जो कि इसी टाइप का कैसे आने वाला है, सो हम उसको कैसे डील करेंगे पहले वो जानिए। तो देखिए यहां पे आपको एक
एक्सक्यूज मी। सो यहाँ पे आपको एक बेसिक चीज समझ में आ गया कि अपने को अपना कहानी में एक किरदार है जो है एक टेलर, और टेलर कैसा है, गरीब है। अब वहां पे उसको एक अवार्ड वो जीतता है और वो कैसे आपको बदल गया। तो हमें एक अच्छा स्टोरी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए पहले वो समझ लेना। तो यहां पे जब भी आप स्टोरी लिखेंगे, कोई भी एक गुड स्टोरी, ठीक है, वो स्टोरी में आप 4 पार्ट बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। वो स्टोरी में आप 4 पार्ट बनाएंगे। अब क्वेश्चन, अब आपका इसी चीज को टेस्ट करने के लिए आपको दिया जाता है ऐसे, किस तरीके से, देखिए यहां पे लिखा है स्टोरी आपको लिखना है, पर स्टोरी के वो 4 पार्ट्स कैसे होते हैं जो कोई भी स्टोरी का बहुत एसेंशियल चीज होता है। इन चारों चीज के बगैर कोई भी स्टोरी अधूरा है। कोई भी आप बॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर मूवी ले लीजिए, कोई भी आप बेहतरीन मूवी ले लीजिए, चाहे हॉलीवुड का हो, साउथ का हो, कोई भी चीज का हो, एक अच्छा स्टोरी वो होता है जिसमें ये 4 एलिमेंट होते हैं। वो 4 एलिमेंट क्या क्या है? सबसे पहले स्टोरी का एक स्टार्ट दिया जाता है, ठीक है, स्टोरी का एक स्टार्ट दिया जाता है जहां पे एक किरदार होगा, उसके बैकग्राउंड के बारे में बताया जाएगा, वो किस माहौल में रहता है, कैसा सिचुएशन में रहता है, किन परिस्थितियों में रहता है, उनका थोड़ा बैकग्राउंड हमें बताया जाएगा। यह होता है स्टोरी का स्टार्ट, ठीक है। वो स्टोरी का स्टार्ट होने के बाद में, उसके बाद में उस कैरेक्टर को, सेंट्रल कैरेक्टर को एक डिजायर दिया जाएगा, एक इच्छा दिया जाएगा, जो वो इच्छा के पीछे भागेगा, ठीक है। एक कैरेक्टर है जिसको बैकग्राउंड बना दिया गया, एक इच्छा दिया जाएगा, उस इच्छा के पीछे उस कहानी को भगाएंगे, तभी तो स्टोरी आगे बढ़ता है कि कैसे वो अपना इच्छा को पाने के लिए आगे बढ़ता है। अब वो इच्छा जो भी पाता है, उस इच्छा को पाने में उसको आते हैं रास्ते में रुकावटें, तो रास्ते में आते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो आपको कहानी का एक तीसरा पार्ट लिखना पड़ेगा उस कहानी के अंदर ही, जहां पे वो कैरेक्टर उस डिजायर को पाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट करता है, कैसे जूझता है, कैसे आगे बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट में आता है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये कैसे आपको काम आएगा मैं बता रहा हूं, पहले देख लो, वीडियो में बस बने रहिए। ट्रांसफॉर्मेशन में ये दिखाया जाता है कि वो कैरेक्टर, देखो ये कैरेक्टर उस डिजायर के पीछे भागता है, पाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट से गुजरता है, कॉन्फ्लिक्ट से गुजर के फाइनली वो जब सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके लाइफ में क्या बदलाव आता है, वहीं पे स्टोरी होता है खत्म। क्लियर है? अब एक एग्जांपल आपको मैं दे देता हूं, ठीक है। आपने तो मूवी एक मूवी देखा होगा, 12th फेल, है ना। अब ये जो मूवी है, क्या ये मूवी भी सेम प्लॉट का इस्तेमाल किया था? क्या एक स्टोरी लिखने के लिए यही अच्छा चीज होता है? हाँ। अब यहां पे आप याद रखना, यहां पे एक बैक स्टोरी क्या बनाया गया था कि एक पुअर बॉय होता है, ठीक है, ध्यान से समझना। उसके बाद में उसका बैकग्राउंड बताया गया था, उसका फादर का इश्यू बताया गया था, ठीक है। उसके बाद में ये बताया गया था कि कैसे वो फेल हुआ था एग्जामिनेशन में, उसका स्टडी के बारे में बताया गया था कि स्कूल में कैसे रट्टा सिस्टम होता है, कैसे रटते थे, कैसे व्यवस्था के बारे में बताया गया था। तो ये उनका बैक स्टोरी में इतना कैटेगरी का आता है। फिर यहीं से, उसी चीज से जब वो एक पुलिस वाला से मिलता है, सो यहां से उसका डिजायर पैदा होता है। देखो यहां से उसका डिजायर पैदा होता है, कहानी हमारा आगे बढ़ता है, ठीक है। डिजायर पैदा होता है तो उसको डिजायर में क्या क्या उसको बोला गया कि उसको कुछ नेम कमाना है, ठीक है, उसको अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, उसको लाइफ में कुछ अचीव करना है। तो इन्हीं चीजों का मिश्रण आता है, उसका डिजायर बनता है कि वो IAS एग्जाम देगा या वो बनता जो है IPS बनेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो IPS बनेगा, राइट। तो यहां पे देखो कैरेक्टर को डिजायर दिया जाता है। फिर कहानी आगे कैसे बढ़ता है कि यही डिजायर को पाने के लिए जब वो जाता है, आगे जाता है कहां, दिल्ली जाता है, गेस। तो दिल्ली जाने के बाद उसको कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है? सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? उसको फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, उसके पास हर वक्त पैसा नहीं रहता है, तो वो समझ में नहीं पाता है कैसे करना है, क्या करना है, छोटे मोटे काम करता रहता है। उसके बाद में उसका फैमिली का इश्यू होता रहता है, ठीक है, कि उसके फादर बीच में आए रहते हैं मिलने, वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं बीच में। फिर फैमिली उसको फोन करता रहता है कि बेटा कब सिलेक्शन होगा, कब क्या होगा। तो ये दिखाता है उसका कॉन्फ्लिक्ट। और क्या होता है? उसका रिलेशनशिप के ऊपर में बहुत स्ट्रेस पड़ता है कि वो उसकी जो फीमेल पार्टनर है उससे वो बहुत चाहने लगता है, उसका घर जाता है, अप्रोच करता है, पर वहां से फेलियर का सामना होता है। वो उसको मोटिवेट करती है कि प्लीज भाई तू पढ़, थोड़ा अच्छा से कर। तो ये है उसका स्ट्रेस। और एक चीज यहाँ पे क्या उसका स्ट्रेस लेता है? उसका एग्जाम का,
कि बेटा पहली बार प्रीलिम फेल हो जाता है, फिर बाद में जब प्रीलिम को पास कर लेता है तो मेंस नहीं लिख पाता है, जब मेंस में लिखता है तो मेंस को कंप्लीट ही पेपर नहीं कर पाता है। एक बार वो आई थिंक टेररिज्म को टूरिज्म समझ के लिख देता है, या फिर टूरिज्म को वो टेररिज्म समझ के लिख देता है। तो ये स्ट्रेस उसका कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। इसी कॉन्फ्लिक्ट में वो जैसे तैसे करके आगे बढ़ता है और फाइनली वो आता है चौथा स्टेज में, जहां पे वो एग्जाम को क्लियर कर देता है। आप एक चीज नोटिस करना, जब एग्जाम को क्लियर कर देता है तो वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या दिखाता है कि कैसे वो यूनिफॉर्म पहन के अपने मेंटोर के पास में जाता है। ध्यान से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये वापस बैक टू यहीं पे जाता है जहां पे स्टोरी का स्टार्ट हुआ था, ताकि ऑडियंस को एक इमोशनल कनेक्ट मिल जाए कि हाँ यार, हमने तो स्टार्टिंग में देखा था, उन्हीं से ही वो मोटिवेट लिया था, तो इसलिए वो यूनिफॉर्म में जाके सैल्यूट मारता है। रिमेंबर, उसके बाद में वो अपने फैमिली से जाता है और फैमिली को फोन करता है, याद है? और फैमिली को फोन करता तो ऑडियंस फट से कनेक्ट कर लेगा, हाँ यार ये कितना स्ट्रगल किया था, तो वो फट से उसके कॉन्फ्लिक्ट के साथ उसको कनेक्ट कर लेंगे ऑडियंस, और फट से वो क्या करते हैं, आके यहां पे उसके बैकग्राउंड के साथ हम एज ऑडियंस या जो पढ़ रहे हैं ऐसे लिखेंगे, स्टोरी लिखेंगे, वो हम कनेक्ट कर लेते हैं। और फाइनली उसका वो मैरिज दिखाता है। तो मैरिज दिखाता है तो ये पता चलता है कि फाइनली वो जिस चीज के लिए बहुत स्ट्रगल किया था, अपना रिलेशनशिप के लिए, अच्छा फैमिली पाने के लिए और सब चीज के लिए, वो भी उसको मिल जाता है। और यहीं पे देखें वो स्टोरी एंड होता है। अच्छा है ना? इसका मतलब क्या कि अच्छा एक स्टोरी बनाना है तो अपने को ये 4 चीज का इस्तेमाल करना है। अब आप बोलोगे सर आप तो फिल्म समझा रहे हैं हमें, आप तो 12th फेल का बता रहे हैं, ऐसे तो क्या बाकी सारे मूवीज में भी है? यस, एक अच्छा स्टोरी में ये 4 एलिमेंट होते हैं। इन 4 एलिमेंट में से एक उड़ा दो, स्टोरी एकदम वाहियात हो जाता है। अब आपको समझ में आ रहा है कि स्टोरी आप क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि आपको ये चीज पता नहीं था। अगर पता था तो आप बता दीजिए, नहीं पता था तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में दीजिएगा कि सर अच्छा चीज बताया, अब मैं स्टोरी लिखूंगा या मुझे ये यूजफुल लगा। ठीक है, आगे की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम इसमें लग रहा है, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट जब हम इसके ऊपर मास्टर कर लेंगे ना, जब हम बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। क्योंकि आप कोई भी चीज को पहली बार जब किए होगे, जैसे मैं पहली बार रूबिक्स क्यूब सॉल्व किया था, है ना, बहुत साल पहले, तो मैं जब रूबिक्स क्यूब सॉल्व किया था तो मुझे मतलब 7 से 8 घंटा लगा। सीखा मैं कैसे सॉल्व होता है, क्या होता है, एजेस क्या होता है। अब बाद में ऐसा एक टाइम आया, अभी जैसे मैं, हालांकि ये टाइम इतना स्पीड नहीं है, बट मैं 2 मिनट के अंदर में इसको सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, 7 घंटा से 2 मिनट प्रैक्टिस। वैसे ही ये चीज को भी प्रैक्टिस में लगता है। जब हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आइडिया आ जाएगा, एटलीस्ट एक ढांचा तो तैयार हो जाएगा अपने पास, राइट? तो अब देखो, अब यहां पे क्या इसी स्टोरी को हम यूज कर सकते हैं, इसी फॉर्मेट को क्या हम यूज कर सकते हैं हमारे ऐसे वगैरह में? यस, आप यूज कर सकते हैं। देखो यहां पे कैसे लिखा है, सॉरी, यहां पे लिखा है राइट एन ओरिजिनल स्टोरी इन विच अ पुअर टेलर। देखो यहां पे एक आपको सेंट्रल कैरेक्टर दे दिया है, पुअर टेलर, मतलब ये क्या, ये आपको स्टार्ट दे दिया है। यहां पे एक मेन कैरेक्टर है टेलर, अब उसका स्टार्टिंग में एक पॉइंट बता दिया कि ये पुअर है, तो इसके बाकी बैकग्राउंड पे काम करना है। इन विच ही विंस एन अवार्ड, देखो विंस एन अवार्ड, तो वो अवार्ड विन मतलब कि आपको उसका ट्रांसफॉर्मेशन का एंड बता दिया है, अवार्ड, और यहीं पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, याद है? अब आपको फिल क्या करना है, उसको डिजायर का आपको देना है, आपको कॉन्फ्लिक्ट देना है और उसको विन करा देना। विन कराने के बाद में क्या क्या चेंजेस हुए, कम से कम 3 बता देना, 2 बताओगे तो भी चलेगा। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो उसके कॉन्फ्लिक्ट के साथ जुड़े होने चाहिए, उसके बैकग्राउंड के साथ जुड़े होने चाहिए, और ये कैसा रहता था, इसका फैमिली क्या था, ये इसका बैकग्राउंड क्या था, ये सब आप यहाँ लिखेंगे। डिजायर में लिखेंगे कि कैसे इन्हीं चीजों में उसके माइंड में एक डिजायर आया कि मुझे ये अवार्ड जीतना है। ये कहीं तो स्टार्ट हुआ होगा ना, ये कहीं तो डिजायर का स्टार्ट हुआ होगा ना, सो उसको आपको डिजायर में मेंशन करना है, उस डिजायर के पीछे जाना है, फिर उसको आपको कॉन्फ्लिक्ट देना है कि इस डिजायर को पाने के लिए उसको क्या क्या चुनौतियां या क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते कैसे वो फाइनली अवार्ड जीतता है, और अवार्ड जीतने के बाद में क्या होता है। सिंपल, क्लियर है, समझ में आ गया? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? यही सारा टेक्निक अगर हम यूज करेंगे हमारा ऐसे एकदम बेहतरीन हो जाता है। पढ़ने वाले को ना ऐसा लगेगा कि यार क्या मस्त लिखा है, स्टार्टिंग से लेके कब एंड हो जाएगा उनको पता नहीं चलने वाला। और यही चीज को आपको अलग अलग पैराग्राफ में बताना है। उसका स्टार्ट के लिए एक पैराग्राफ बना देना, उसका डिजायर के लिए एक पैराग्राफ बना देना, उसका कॉन्फ्लिक्ट को मेंशन करने के लिए एक पैराग्राफ बना देना, और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक पैराग्राफ बना देना। याद रखना कि यहां पे बोला है विंस एन अवार्ड इन विच चेंजेस हिज और हर लाइफ। तो इन सारी चीजों को ज्यादा मतलब
आपका जो वेटेज है, जो एक्सप्लेनेशन का है, वो बहुत ही ज्यादा आप इसमें मत करना, इन चीजों को मिनिमल रखना, क्योंकि यहां पे वो क्या बोला है, ओरिजिनल स्टोरी इन विच अ पुअर टेलर विंस एन अवार्ड व्हिच चेंजेस हिज और हर लाइफ। तो यहां पे आप इसको मिनिमल रखना, क्योंकि हम एक्सप्लेन करते करते ज्यादा मजा आने लगेगा, हम इधर ही एक्सप्लेन कर देंगे, वर्ड खत्म हो जाएगा, देन हम यहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे या फिर हम अपना लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे। सो आप यहाँ पे एकदम बेसिकली समझना कि हर चीज के ऊपर मुझे एक एक पैराग्राफ लिखना है, वो एक एक पैराग्राफ कितना बड़ा होगा वर्ड्स लिमिट के हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए, एकदम सिंपल है, इसमें कोई बताने का ज्यादा है नहीं। तो अगर आपका 300 वर्ड का आ रहा है तो वहां पे आप सोच लीजिए कि यहाँ पे मुझे कम से कम ये 100 वर्ड्स के इधर लिख देने या 50 वर्ड्स के लिखने, वो आप डिसाइड कर लो, ठीक है। क्योंकि देखो हर बच्चों का कन्वीनियंस अलग होता है, हर बच्चों का स्ट्रेंथ अलग होता है, तो ये मैं एक स्टैंडर्ड कैसे बता सकता हूं, राइट। मैं ये बता सकता हूं कि स्टोरी कैसा लिखना है, समझ में आ रहा है। कुछ पीवाईक्यूज का क्वेश्चन यहां पे लाया था 2024 में, आपको इसी का स्टोरी मिला था एक, उसका नाम था नैरो एस्केप। नैरो एस्केप कि एक आप बताओ, जैसे यहां पे ना वो टाइटल दे दिया, सिचुएशन नहीं दिया, यहां पे टाइटल दे दिया, बोला कि नैरो एस्केप है, उसके बारे में बताओ। तो नैरो एस्केप के बारे में भी आप यहां पे बोलना कि नैरो एस्केप कहां से हुआ था, तो कहां से हुआ था, तो हमें इसका स्टार्ट के बारे में बताना पड़ेगा कि ये नैरो एस्केप का जो भी इंसिडेंट है स्टार्ट कहां से हुआ था, है ना। फिर उसके बाद में ऐसा जगह में वो कहां चला गया कि उसको फंसना पड़ा, या वो सिचुएशन कैसे डेवलप हुआ, एक बैकग्राउंड एक डेवलप कैसे हुआ। तो वहां पे आप उसको डिजायर के थ्रू से लिखना कि उसका कोई डिजायर होगा, वो कहीं जाना चाहता होगा, कहीं उसका बहुत इच्छा होगा, और डिजायर के थ्रू से ही जाएगा और फंसेगा। फंसने के बाद में वो कैसे कॉन्फ्लिक्ट में गुजरेगा, है ना, कि वो निकलने का कोशिश करेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, माइंड में क्या चलेगा, कैसे क्या होगा, और उसके बाद में वो वहां पे कैसे एस्केप किया। और फिर आप स्टोरी में बोलना कि ये एक नैरो एस्केप था, बहुत नैरो एस्केप मतलब मरते मरते बचा टाइप, बहुत मुश्किल से वो बचा। तो हर स्टोरी को आप इस 4 पार्ट में लिख सकते हैं। वैसे 2023 में क्या था, लॉस्ट एंड फाउंड। सो लॉस्ट एंड फाउंड आया था, यहां पे भी सेम प्रेमाइस आप यूज कर सकते हैं लॉस्ट एंड फाउंड में, है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं, कि आपको कोई भी चीज दे दे, आपका बेसिकली आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मुझे स्टोरी का 4 पार्ट करना है, 4 पार्ट में बताना है। आप बस ये 4 पार्ट को आप जान लो, एक अच्छा स्टोरी लिखने में एकदम बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होगा। और जो भी मैंने जैसा बताया बस वैसे लिखते जाओ। अभी आप पहली बार अगर आप इसको लिखेंगे तो इतना पैनिक करने का दरकार नहीं है, बट मैं बोल रहा हूं एक बार आप ट्राई करना, कोई भी एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन उठाना और उस पीवाईक्यू का क्वेश्चन उठा के आप इसको लिख सकते हो। दूसरा चीज आप यहां पे देखना कि बहुत सारे अभी जो पिछले 5 साल के जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, 5 साल में देखना आपको सिचुएशनल क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है। 2022 में आया था एक ओल्ड वुमन स्मॉल चिल्ड्रन, एक सेकंड, आया था कि एक ओल्ड वुमन स्मॉल चिल्ड्रन और लिटिल पपी मेन कैरेक्टर होंगे। तो यहां पे वो आपको कैरेक्टर दे रहा है कि ये कैरेक्टर्स क्या हैं, कैसे हैं, इनके ऊपर आप एक स्टोरी बनाओ। सो आप उन कैरेक्टर को दे दोगे, उनके भी रिलेटेड एक स्टार्ट लगाओगे, उनके रिलेटेड एक डिजायर कराओगे, एक कॉन्फ्लिक्ट बना दोगे और एक ट्रांसफॉर्मेशन कर दोगे। बिना प्रैक्टिस के ये नहीं होगा, अंडरस्टूड। उसी हिसाब से उससे पहले 21 में आया था वन लाई लीड टू अनदर, एक झूठ से दूसरा झूठ बनता जा रहा है। हम बहुत सारे स्टोरीज भी पढ़े हैं, कोई भी स्टोरीज का एक बेसिक एजेंडा लेके आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट में 2020 में आया था द सीक्रेट मतलब राज। अब ये देखो, ये जो सीक्रेट है ये तो कितना खतरनाक लेवल का है, ये इसमें तो आप कुछ भी स्टोरी लिख सकते हो। उसी स्टोरी को परफेक्टली इन्हीं 4 ढांचा में आप उतार देना, इन्हीं मोल्ड में, बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। अब इससे पहले एक चीज जानना, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं, 2017 से लेके 2022 तक जैसा क्वेश्चन आया था वहां पे वो आपको पहले बोल दे रहा था कि आप एक तरीके से बिगिन करो। तो बिगिन कैसे करना है वो आपको हिंट दे रहा था। जैसे 2010 का एक क्वेश्चन वहां पे आया था, वो बोल रहा है कि बिगिन करो कि वाटर वाज कोल्ड, आई टुक अ डीप ब्रेथ एंड जंप्ड। आपका स्टोरी ऐसा स्टार्ट होना चाहिए, वो कह रहा है। तो वो तरीके में ऐसा जो ढांचा है थोड़ा डिफिकल्ट अपने को हो जाता है, क्योंकि वो स्टोरी दूसरा लिखने का एक तरीका हो जाता है। अगर आपको अभी का ट्रेंड देखा जाए तो यहां पे 2020 से लेके 2025 तक आपको टाइटल वाइज दे दिया है, आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया, आपको यहां पे दिया है इस तरीके का क्वेश्चन। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम इस ढांचा में लिख सकते हैं। अगर वो ऐसा आएगा कि बिगिन करो, देन आप बिगिन करना उन्हीं चीजों में और फिर उसको फ्लैशबैक में ले जाना या थोड़ा सा बैक ले जाना और यहां पे इसको लिखना। ये अगेन मैंने कहा ना, ये एकदम स्किल का बात है। अगर आपने प्रैक्टिस किया है देन अच्छा होगा, नहीं किया है तो अभी 1-2 बार ट्राई कर लीजिएगा, आपको सुविधा होगा। तो ये ऐसे उन बच्चों के लिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के ऐसे।
सो नेक्स्ट टाइप का जो ऐसे आएगा वहां पे हमें अपना नरेशन करना है, हमें अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, राइट। तो 2025 के एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्या लिखा है। योर फ्रेंड वंस प्लेड अ हार्मलेस प्रैंक ऑन यू, गिव एन अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड, योर रिस्पॉन्स टू द प्रैंक एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। सबसे पहले आप एक चीज को जानना कि ये कंपैरेटिवली ज्यादा इजी होता है। क्यों इजी होता है? हमने स्टोरी वाला पार्ट में क्या बोला कि हमें स्टोरी को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। ये वाला पार्ट में पहले से ही वो जो भी आप मटेरियल लिख रहे हैं वो ऑलरेडी डिवाइडेड है। सो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को अटेंड करना चाहेंगे, मतलब कि एग्जाम में जाने से पहले आपका दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, मुझे इन 5 में से कौन से अटेंड करने हैं, और उसी हिसाब से आपको वहां पे दिमाग लगाना है। अगर आप सोचे हो कि ये वाला टाइप का क्वेश्चन अटेंड करें तो सबसे पहले क्या करना होगा, पेंसिल पकड़ लेना, और पेंसिल पकड़ के पहले इसमें अलग अलग जो पार्ट लिखा है उसको वहीं पे हाईलाइट करके सर्कल कर देना। लगता है सुनने में एकदम इजी, बट एग्जाम में ये बहुत यूजफुल होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम कहानी लिखते जाते हैं और अपने जज्बातों में इतना बह जाते हैं कि हम क्या क्या लिख देते, कहाँ लिख देते, कहाँ पहुंच जाते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता है। सो ये सारे हमारे पॉइंटर्स होते हैं जो हमें एग्जाम के समय में, स्पेशली ऐसे लिखते के समय में, ये सारे पॉइंटर्स हमें याद करने होते हैं। तो फिर से हम इसको पढ़ने जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए क्या करना है, स्टोरी का जो डिटेल है उसको पहले मार्क कर लेना। कैसे मार्क करना, देखो। तो यहां पे क्या बोला है, योर फ्रेंड प्लेड अ हार्मलेस प्रैंक ऑन यू। तो यहां पे देखो उसने एक सिचुएशन दे दिया, आपको हमेशा एक सिचुएशन दिया जाएगा। तो ये है सिचुएशन, ठीक है। ये कहानी का है प्रेमाइस, आपको एक बैकग्राउंड दे दिया है कि आपके साथ एक प्रैंक हुआ है। उसके बाद में कहानी का पार्ट देखो क्या बोला, गिव एन अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड। तो यहां पे ये चीज है पहला पार्ट, व्हाट हैपेंड। सेकंड पार्ट, योर रिस्पॉन्स, तो आपका रिस्पॉन्स आप बताओगे, ये है सेकंड पार्ट, टू द प्रैंक एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, ये है तीसरा पार्ट। इसका मतलब आपको देखो यहां पे एक सिचुएशन दे दिया, ठीक है। उसके बाद में आपको यहां पे पूछा है कि देखो, सिंपल समझना, कीवर्ड व्हाट, क्या हुआ, आपका रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद में आपको पूछा गया लर्न। हमेशा याद रखना कि ऐसा क्वेश्चन अगर आप अटेंड करने जाएंगे, ये बेसिक चीजें हैं, चाहे कोई भी टॉपिक आए, ये चीज आप जान के लिखने का प्रैक्टिस कर लेना कि आपने उस चीज से क्या सीखा। इसमें हमेशा आप अपने आप को एक पॉजिटिव चीज बताना कि मैंने इस चीज से ये सीखा, भले ही आपके साथ कुछ गलत क्यों ना हुआ हो, भले ही आपने बहुत गलत क्यों ना किया हो, बट क्योंकि यहां पे लिखा ना योर रेस्पॉन्स, तो भले आपका रेस्पॉन्स क्यों ना गलत हुआ हो, जैसा भी हुआ हो, हमेशा आपका लर्निंग जो है पॉजिटिव होना चाहिए। आपको नेगेटिव बिकरिंग मत करना कि नहीं मैंने ये सीखा कि ऐसे लोग एकदम वाहियात होते हैं, ऐसे लोगों को तो मार देना चाहिए जो प्रैंक करेंगे, बिल्कुल नहीं। हमेशा रेस्पॉन्स एक पॉजिटिविटी के साथ देना, और इसी के साथ में आपको 2-3 लाइन मेंशन करने होते हैं, और ये आपके बेसिक स्टैंडर्ड होता है। आपको हमेशा पूछा जाएगा कि क्या हुआ, आपने रेस्पॉन्ड कैसा किया, और वो रेस्पॉन्ड, ये चीज याद रखना, ये जो रेस्पॉन्ड है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अपने आप को यहां पे प्लीज भगवान मत दिखाना भाई, कि मैं भगवान हूं, मेरे साथ प्रैंक हुआ, किसी ने मेरा बाल खींच दिया, मैंने बोला उसको कोई बात नहीं पार्थ। एग्जामिनर देखेगा, बोलेगा नौटंकी ज्यादा कर रहा है, आंसर में रियलिटी नहीं आएगा। जो आप उस सिचुएशन में अपने आप को रखना, क्योंकि आपके साथ वो हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तो अपने आप को रखना, ये 2 चीज। और देखना कि आपका जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो आप जेन्युइन लिखो, गॉड मोड पे नहीं जाना कि मैं भगवान, अपने आप को देवता बताऊंगा कि मैं पूरा अच्छा, बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि आप 16 साल के बच्चे हो, वो दिखना चाहिए आंसर में, ठीक है। और पूरा एक्सट्रीम, हाँ एक और एक चीज, यहां पे पूरा एक्सट्रीम मत कर देना भाई। पहला चीज, पूरा एक्सट्रीम मत लिख देना कि मेरे साथ प्रैंक हुआ, मैंने ईटा उठाया सिर फोड़ दिया, मेरे साथ प्रैंक हुआ, मैं चाकू मार दिया, मत लिखना भाई। एकदम एक्सट्रीम कि पूरा अच्छा भी मत दिखाना, पूरा नेगेटिव भी मत दिखाना। पूरा नेगेटिव में कहीं आप उसको मार दो, पूरा अच्छा में कि आप उसको बोलो कोई बात नहीं मैंने माफ कर दिया। गॉड मोड पे नहीं जाना है, ना ही शैतान मोड में जाना है, आपको इंसान मोड में रहना है। अपने एक्सपीरियंस से देना है कि मेरे साथ होता तो मैं क्या करता। भले आप उसको मारे हो पर जान से नहीं मारे हो, आप पंच कर सकते हो, आप धक्का मार सकते हो, आप गुस्सा हो सकते हो, आप इरिटेट हो सकते हो, आप ये सब चीज जेन्युइन चीजें लिखना। कहां पे, जब आपको रेस्पॉन्स लिखना होगा। और व्हाट में, इसको तो आप डिस्क्राइब कर सकते हो, इसका सिनेरियो इजी है, स्कूल का सिनेरियो दे सकते हो, या फिर मान लो फ्रेंड लोग जब आप प्ले कर रहे हो, प्लेग्राउंड का सिनेरियो दे सकते हो, या आप कोचिंग वगैरह जा रहे हो उसका सिनेरियो दे सकते हो। एक फिजिकल सिनेरियो आपको देना पड़ेगा। क्या यही ढांचा हमें काम आएगा? बिल्कुल हाँ, यही ढांचा हमेशा आता है, हमेशा काम होगा। देखिए अभी मैं कैसे PYQs आपको ब्रेक करके बताता हूं।
तो ये वाला देखिए आपका पीवाईक्यू में भी कुछ वैसा आया था 2024 का। तो हमने कैसा क्वेश्चन आया था, देखो यहाँ पे बोला गया था, मैं पूरा नहीं लिखा हूँ, कुछ कुछ हिंट में लिखा हूँ क्योंकि पीवाईक्यू आपके पास है, आपको पता होगा। यहाँ पे आपको फॉरगिव करने के लिए बताया कि आपने शायद किसी को फॉरगिव किया था, फिर 3 पार्ट में बताया, देखो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्या हुआ था, आपके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुआ, फिर से आया कि आपने क्या सीखा, लर्न किया। मैंने क्या बोला, लर्न चीज बार बार आता रहता है। फिर 2023 में आया था कि आपकी मम्मी का तबीयत खराब है, एक सिचुएशन फिर से दे दिया, सिचुएशन में आपने क्या पहला पार्ट, ये चीज देखो ब्लैंक रखा गया है, तो यहां पे आपको अपने तरीके से भरना है कि वो इंपैक्ट कैसे हुआ आप पे ठीक है, आपको कैसे असर पड़ा उस चीज को, वो यहां पे आपको खुद से लिखना है। उसके बाद में आपने एंड में फिर क्या सीखा। 2019 में क्वेश्चन आया था कि आपका क्लास को जिम्मेदारी मिला था मॉर्निंग असेंबली कंडक्ट करने का, ये आपको देखो फिर से एक सिचुएशन दे दिया, उस सिचुएशन में हाउ यू प्रिपेयर्ड, मतलब कैसे तुमने प्रिपेयर किया, उसके बाद में तुम्हारा रोल क्या था, फिर से लास्ट में पता है कि आप क्या सीखे, लर्न किए। और उसी हिसाब से 2014 का बात आता है, फिर से सिचुएशन अगर आपको दिया गया कि आप एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में पहुंचे जहां आपको जिल्लत महसूस हुआ, बहुत बेइज्जती महसूस हुआ, वहां पे आपको पहले लिखना है कि आप वहां पे गए कैसे, उस सिचुएशन में पहुंचे कैसे, आने के बाद आपने डील कैसे किया, और डील करने के बाद आपने सीखा क्या। तो एक चीज आप कॉमनली जान लो कि आपको लर्न करने का हमेशा बताया जाएगा। तो मैंने जहां पे आपको बोला था कि लर्न हमेशा पॉजिटिव तरीके से लिखना, उसको अच्छे तरीके से लिखना, बोला भी यहां पे हम लिखेंगे। गॉड मोड में कहां नहीं जाना है, कैसे क्या करना है, आपको समझ में आए। तो ये चीज एक कॉमन है, आपको एक सिचुएशन दिया होगा, आपको 3 पार्ट दिया होगा, आपको लिखना है। एक और एक चीज कभी भी यहां पे ऐसे मत लिखना, जो भी इसको हेडिंग मत बनाना व्हाट हैपेंड और फिर लिखना, कभी ऐसा गलती मत करना। सीधा पैराग्राफ टू पैराग्राफ चेंज करते रहना, कोई इसमें हेडिंग देने का दरकार नहीं है। सिर्फ आप ऐसे का एक, अगर ये ऐसे है, ऐसे का सिर्फ वो टाइटल लिखोगे, उसके बाद में कहानी खत्म। नंबरिंग अच्छा से करना, पैराग्राफ के बाद पैराग्राफ शिफ्ट करते रहना, चेंज करते रहना। छोटे छोटे हेडिंग बिल्कुल मत देना, वरना वो तो 5000 साल का अपराध है आपके लिए, जेल में आपको डाला जाएगा। बहुत बड़ा मिस्टेक है ये, जान लेना। समझ में आ गया। तो जो बच्चों को ऐसे वाला लिखना है और उनको ये कन्वीनियंस लग रहा है कि हाँ सर मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है सुन के कि मैं इसमें लिख सकता हूँ। और एक चीज भी मैंने क्या बोला, इसमें 2 चीज हो सकता है, या तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा या तो एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। 90% चांस ऐसा रहता है कि आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। जब नहीं किया होगा तो क्या हम इस चीज को डील नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अपने आप को सिचुएशन में रखना और बोलना कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो यहाँ पे जो इमेजिनेटिव प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। अगर हमें वैसा टाइप का ऐसे लिखना पड़ेगा जहां पे पूरा ही एक्सपीरियंस आपको करना है और इमेजिनेटिव करना है। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने इसको कंपैरेटिवली इजी बताया। तो जिन बच्चों को ये अच्छा लगा आप ऐसे वाले लिख सकते हो। और अब आते हैं हमारा तीसरा और आखिरी टाइप। हमारी इस ऐसे सीरीज का तीसरा और आखिरी पार्ट है जो हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी 5 में से 2 चीज को अटेम्प्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और फिर भी अगर आपको करना चाहो तो आप कर सकते हो, ये मैं अपना फीडबैक दे रहा हूं। तो ये वाला जो चीज होता है ये अक्सर बच्चों को किसी को लिखना अच्छा होता है, किसी को नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक टॉपिक दिया होगा और आपको बोला जाएगा क्या फॉर में बोलो या अगेंस्ट में बोलो। तो इसको करने का एकदम सिंपल चीज है, ध्यान से समझना। इसको कितने वर्ड्स में लिखना होता है? 300 या 350 वर्ड्स में लिखना होता है। इसको आधा घंटा के अंदर हमें निपटाना होता है, ठीक है। सो हमें आधा घंटा मिला होता है, हमें ज़्यादा 30 मिनट्स मिला होता है, उसके अंदर में अपने को कंप्लीट करना है ना, या फिर 30 मिनट के अंदर अपने को कंप्लीट करना है। अगर इसका प्रैक्टिस आप नहीं किए हो देन बहुत दिक्कत होगा। देखो कोई भी चीज़ अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो सब आसान है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर कोई भी चीज़ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई सारा ही चीज, पूरा दुनिया ही दुखी लगेगा, हर चीज डिफिकल्ट लगेगा। तो सिंपल समझना, आप एक टॉपिक को जब आप पढ़ोगे तो आप देख लेना कि आपको इजी क्या लग रहा है। आप यहाँ पे 30 मार खान मत बनना कि नहीं यार सब यहाँ पे ये चीज लिख रहे हैं, मैं थोड़ा डिफिकल्ट रास्ता चूज करूंगा। होशियारी मारने का कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई एक्स्ट्रा प्राइस नहीं मिलने वाला है। आपको अगर देखा आपने और आपको कन्वीनियंस अगर लगा कि नहीं सर मुझे ये देख के अच्छा लगा और मुझे समझ में आया, इसके रिलेटेड मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो आप उसको लिखो। मतलब फॉर में अगर आप ज्यादा इजीली लिख सकते हो तो फॉर में लिखो, अगेंस्ट में ज्यादा लिखना है तो अगेंस्ट में लिख सकते हो। यहां पे मैं फिर से बता रहा हूं एक्स्ट्रा होशियारी मारने का कोई जरूरत नहीं है। प्रीबोर्ड में आपने दिया है, आपको फीडबैक अच्छे से मिला होगा, आपको अपने बारे में ठीक से पता है मैं क्या ही बताऊं। बट यहां पे एक चीज समझ में आ गया। अब मान लेते हैं कि अगर आपने फॉर में लिखा या अगेंस्ट में ही लिखा तो फिर भी इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर एक बार लिख दें
एग्जाम्स में कैसे इसको डील करना है समझ में आ जाएगा। क्या आपका जो एंटायर पैसेज है, मतलब पैसेज कह रहा हूं, एंटायर आपका ऐसे है वो 3 पार्ट में होना चाहिए, सिंपल एज दैट, ठीक है। पहला एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्लियर है। सेकंड एक बॉडी होना चाहिए जो उस टॉपिक को वो डील करता हो, जो भी उसके रिलेटेड का टॉपिक है, उसका जो वो मांगा है हमें वही बात करेंगे बॉडी में। और लास्ट में होना चाहिए कंक्लूजन, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा ऐसे को आप या तो 3 पैरा में लिख सकते हो आपका मन, या तो इस पूरा ऐसे को 5 पैरा में लिख सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जितना आपको कन्वीनियंस लगे आप उतना में लिख सकते हो। फिर आप ये मत कहना कि हमारे स्कूल में तो टीचर नहीं पता, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। 3 पैरा में लिखो, 5 में लिखो, कोई मतलब नहीं है, जैसा आपको सुविधा हो, ठीक है। ज्यादातर लोग 3 पैरा में लिखते हैं, बट हाँ 1 पैरा में पूरा का पूरा पकड़ के यहाँ पे लिखने मत चालू हो जाना कि स्टार्ट से लेके एंड तक आप पूरा ही लिखते जा रहे हो और लिखते जा रहे हो कि ब्रेक ही नहीं है। ऐसे में जो टीचर पढ़ रहा है वो बहुत डिप्रेस हो जाएगा, बहुत स्ट्रेस हो जाएगा कि यार ये क्या लिखा है, इतना मतलब गैप नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो प्रेजेंटेशन मैटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे। अब मैं बता रहा हूं कि अगर हम इसको 5 पैरा में लिखे मान लो, तो हमारा एक छोटा सा पैरा होगा इंट्रोडक्शन के लिए, पैराग्राफ नंबर 2, 3 और 4 होगा हमारा बॉडी के लिए, और पैराग्राफ नंबर 5 होगा कंक्लूजन के लिए। इसी दौरान अगर आप 3 पैरा लिखना चाहते हो तो पैराग्राफ नंबर 1 होगा हम लोग का इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ नंबर 2 होगा हमारा बॉडी, और पैराग्राफ नंबर 3 होगा हमारा कंक्लूजन। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे देखो। अब एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहां पे समझना टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू। जब एग्जामिनर देखता है कि जो भी पेपर चेक कर देखता है कि बच्चे ने स्टार्टिंग में ही पूरा मतलब मेटाफोरिकल डिसेंट्री कर दिया है, मेटाफोरिकली पॉटी हो गया है स्टार्टिंग से ही, तो उसको उसका व्यू पॉइंट भी वैसा होगा, वो ज्यादा अच्छा मार्क नहीं देगा। आईसीएसई का काम है कि आपको पास कराना, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि आपको फेल कराना है, उसको पास कराना है। आप वाहियात से वाहियात ऐसे लिख के आओगे तो भी वो आपको पास कराने के लिए ग्रेस मार्क देगा, बहुत अच्छा मार्किंग करता है। बट हमको एक अच्छा तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क ला पाए। तो इंट्रोडक्शन बहुत मैटर करता है। तो इंट्रोडक्शन के लिए कुछ चीज याद रखना, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्मॉल रखना, चाहे आप 1 पैराग्राफ का कर रहे हो या 5 पैराग्राफ का कर रहे हो, 3 पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन में हमेशा 1 पैराग्राफ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहला चीज, इंट्रोडक्शन को जब आप स्टार्ट करोगे तो ये देखो, ये जो स्टार्ट होता है ना ओपनिंग सेंटेंसेस, ये गेम चेंजर होता है। आपका स्टार्ट ऑफ द कहानी जो भी आप बताना चाह रहे हैं, आपका व्यू पॉइंट वही समझ में आ जाता है पढ़ के कि बच्चे का जो मटेरियल इसने लिखा है इसमें दम है या बकवास है, ठीक है। अब स्टार्ट कैसे करना है ध्यान से समझना, इसके रिलेटेड मैं हेल्प भी करूंगा। स्टार्ट या तो आप कोई न्यूज से कर सकते हो, कोई भी रिसेंट न्यूज, कोई इंसिडेंट हो गया हो, घटना वगैरह, या तो आप कोई कोटेशन से कर सकते हो, कोई कोट देके कर सकते हो। अब ये चीज मैंने क्यों बताया, क्योंकि आप ध्यान से समझना, हम ऐसा लिखेंगे ना तो हम जो हमारा मटेरियल होगा ना इंट्रोडक्शन से, वो बहुत एंगेजिंग होगा, वो बहुत फैक्चुअल चीज़ों से होगा। तो पढ़ने वाले को भी लगेगा कि यार इसका स्टार्टिंग इतना धमाकेदार है, इसने कोटेशन दिया एक फेमस पर्सनैलिटी का, तो आपका इंप्रेशन बहुत बढ़िया हो जाता है। एंड तक आते आते वो इंसान उस फ्लो में चला जाता है कि यार एक पैरा से दूसरा से तीसरा से कब ऐसे खत्म हो गया समझ में नहीं आता है। तो वो टीचर इतना मतलब ओवरवेल्म्ड हो जाएगा कि आपको बहुत बेहतरीन मार्क देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो कोई न्यूज़ लिखेंगे, या तो कोई इंसिडेंट लिखेंगे, या किसी फेमस पर्सन का कोट लिखेंगे। मैं आपको मेरे कम्युनिटी चैनल में जो है, मतलब अपना चैनल का जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे मैं कुछ कुछ ऐसे सेक्शन दे दूंगा, कुछ कुछ फेमस कोटेशंस दे दूंगा, बाकी चीजें दे दूंगा, उसको लिख लेना। दुनिया भर का चीज को याद नहीं करना है, 3-4 चीज को हम याद करके जाएंगे ताकि कहीं भी आंसर आए अपना आंसर को हम एनरिच कर सकें। क्लियर है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे, जैसे मैं देख के यहाँ पे बता दे रहा हूँ। मान लो कि हमारा टॉपिक आया कि एजुकेशन के ऊपर में, ठीक है, एजुकेशन के ऊपर में मान लो हमारा टॉपिक, मैं यहां पे लिख देता हूं कि मान लो हमारा टॉपिक कुछ एजुकेशन रिलेटेड है। ओके, अब एजुकेशन रिलेटेड है तो वहां पे एक फेमस कोटेशन लिखना बहुत अच्छा होगा। तो वहां पे मैंने एक कोटेशन आपके लिए लाया है, एक कोटेशन आप याद कर लीजिए। जैसे यहां पे आप लिखोगे 1 चाइल्ड 1 टीचर 1 पेन and 1 book can change
द वर्ल्ड, और ये वाला लिखा किसने था? जिसका भी आप कोटेशन लिखो उसका नाम लिख दोगे तो ये लिखा था मलाला यूसुफजई। अब मलाला यूसुफजई के बारे में जाने होंगे, इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो इतना एजुकेशन के लिए ये लड़े थे, इतना स्ट्रगल किए थे कि उनको नोबेल प्राइज मिला। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2014 में मिला था, राइट, कैलाश सत्यार्थी के साथ। तो अपने को इतना दिमाग नहीं लगाना है, हमने ये कोटेशन लिख दिया एजुकेशन रिलेटेड कि एक बच्चा, एक टीचर, एक पेन और एक किताब दुनिया को बदल सकता है। आप सोचो, आप अपना मटेरियल एक न्यूज से या एक कोटेशन से स्टार्ट कर रहे हो और फिर अपना मटेरियल लिखने का जा रहे हो कि इसी चीज के लिए मैं फॉर में हूं या इसी चीज के लिए मैं अगेंस्ट में हूं, तो जस्ट इमेजिन कि कितना बढ़िया इंपैक्ट रहेगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अपना आंसर को एनरिच करने के लिए, ज्यादा नहीं। ऐसे कोटेशन की लिस्ट में दे दूंगा, ज्यादा नहीं होगा, 3 4 5 दे दूंगा और जनरल टॉपिक पे दूंगा जो आ सकते हैं और हम उसको मल्टीपल जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे अगर आया, मान लो यहां पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर टीचर के बारे में आया तो मान लो ये हम कोटेशन वहां भी यूज कर सकते हैं। अगर एजुकेशन के बारे में आया तो हम इस चीज को वहां भी लिख सकते हैं। अगर इस चीज को कोई पॉजिटिव इंपैक्ट या चेंज के लिए आया कि हम अपना अच्छा इंडिया या हैप्पी कंट्री या एक अच्छा फ्यूचर कैसे बना सकते हैं, तो हम उसको फ्यूचरिस्टिक के लिए ये भी कोटेशन लिख सकते हैं। देखो, स्मार्ट माइंड ये है ना कि हम एक कोटेशन को कितने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बहुत मल्टीपल रास्ते होते हैं। क्लियर है? समझ में है? अगर मान लो अगर कोई एक ऐसा इंसिडेंट आया, जैसे कि मान लो अभी जो हाईफाई चल रहा है, मान लो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मान लो अगर आपको एक टॉपिक आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सोशल मीडिया हार्मफुल है या बहुत यूजफुल है, हमें फॉर में लिखना है या अगेंस्ट में लिखना है, तो वो बोल देगा कि सोशल मीडिया इज वेरी हार्मफुल या इज वेरी डेंजरस, या फिर लिख देगा एआई इज टर्निंग आउट टू बी अ वेरी डेंजरस वेपन इन द हैंड ऑफ यूथ, कुछ भी आ जाएगा, है ना। अगर आपको इसको सहमति है या इसका अगेंस्ट में है, एक एग्जांपल के साथ लिख दोगे देन आपका दिन एकदम बढ़िया हो जाएगा। जैसे आपको तो पता होगा कि एआई रिलेटेड एक इशू आया था, एक फेमस एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, साउथ इंडियन एक्ट्रेस है ना रश्मिका मंदाना, इनका एक डीप फेक वीडियो वायरल हो गया था और बहुत ज्यादा इशू में आया था। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो जब वायरल हो गया था, आप इसी चीज को कोट कर सकते हो कि एआई कितना डेंजरस हो सकता है। सो इसको आप प्रेजेंट करोगे और आंसर लिखोगे कि नाउ व्हाट इज द एआई is developed and it is being misused in multiple ways. We have recently seen the case of a famous Bollywood या South Indian actress named Rashmika Mandanna. Her deep fake video was viral on social media platform and it was later criticized by many and फलाना टिमकाना गद 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 गद। तो आप एक स्टार्टिंग में हुक देने के लिए, एक बढ़िया सा माइंड में हुक डालने के लिए आप एक न्यूज डाल सकते हो, एक कोटेशन डाल सकते हो या एक इंसिडेंट भी डाल सकते हो। समझ में आ रहा है? मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं कैसे करना है। अभी इसको कैसे काम आएगा देखना, ये हमारा एंड में काम आएगा। एंड में कब काम आएगा? जब हम इसको कंक्लूड करेंगे। याद रखना, अभी तक बने रहना, आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। यहां तक क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया आपको स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट एकदम बेहतरीन तरीके से करना है और फिर जैसे ही आप इसको स्टार्ट करो, उसको स्टार्ट करने के बाद में लिखना हेंस आई एम फॉर द टॉपिक या आई एम अगेंस्ट द टॉपिक, और फिर उसको फिर फ्लो में बरकरार करते रहना और आपको बॉडी में यहाँ पे स्मूथली मतलब आपको ट्रांसफॉर्म करना है। आपको वहां एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में ट्रांसफर होना है, खुद को जाना है, उस फ्लो को मेंटेन करना है। सो लिखना कि इन दिस वे इट हैज मेनी डिसएडवांटेजेस और इट इज क्रिएटिंग अ हार्मफुल इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी और व्हाटएवर, जो भी टॉपिक का रिलेवेंस है। अब आप पहुंच जाओगे बॉडी के ऊपर। जब बॉडी के ऊपर जाओगे, या तो एक पैराग्राफ लिखो या तो 3 पैराग्राफ लिखो, डजंट मैटर। क्या मैटर करता है उसमें आप लिख क्या रहे हो। जय हो बोल के कुछ भी लिख दे के नहीं आना है, गद 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 लिख दिए, पता चला टॉपिक क्या था, आप कहां लिख के पूरा अफगानिस्तान पहुंच गए। नहीं करना ऐसा। तो देखो सिंपल, पहले मैं बता रहा हूं, अगर ये टॉपिक 3 चीज का है, क्योंकि 3 पैराग्राफ हमें बनाना है, तो 3 पैराग्राफ मतलब 3 अलग इलाका, 3 अलग जोन के बारे में आपको बात करना है। जैसे मैं यही एआई का टॉपिक ही ले लेता हूं कि यहां पे टॉपिक है कि एआई बहुत डेंजरस है, उसको मैं अगेंस्ट में हूं, है ना। एआई बहुत डेंजरस है, इसको मैं फॉर में हूं या फिर मैं अगेंस्ट में हूं, जो भी आपको जैसे भी ठीक लगे। मैं अभी मान ले रहा हूं कि एआई से बहुत डेंजर है ना, बहुत डेंजर है, ये मैं आपको मान रहा हूं। तो ये 3 चीज हम इसको कैसे लिखेंगे? 3 अलग अलग एरिया में लिखना, मतलब उसका इंपैक्ट, उसको आपको बुरा दिखाना है कि एआई इज वेरी डेंजरस। तो यहां पे आप 3 अलग एरिया चूज कर सकते हो और हर एक पैराग्राफ में एक टॉपिक के बारे में आपको बात करना है। मान लो आप इसको स्टूडेंट्स लोग को लिखोगे, ठीक है,
तो स्टूडेंट्स लोग के ऊपर में यहाँ पे आप पूरा एक पैराग्राफ स्टूडेंट लोग के ऊपर में फोकस होगा। उसके नेक्स्ट वाला पैराग्राफ में आप उसको लिखोगे, मान लो लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर मतलब कैसे क्राइम वगैरह हो रहा है, कैसे चीजें हैम्पर हो रही हैं, कैसे फ्रॉड हो रहा है, डीप फेक्स हो रहा है, कैसे चीज हो रहा है। उसके बाद में यहां पे हम एक तीसरा चीज लिख सकते हैं, कैसे इसका मिसयूज हो रहा है। ठीक है, मिसयूज हो रहा है, कुछ भी लिख सकते हैं, कैसे उसका मिसयूज हो रहा है, या कैसे इन चीजों की वजह से ज्यादातर डेथ्स हो रहे हैं। ओके, इससे लॉ एंड ऑर्डर में आप इसको फ्रॉड वगैरह का भी चीजें लिख सकते हो, कैसे फ्रॉड हो रहा है, और यहां पे उसको लिख दोगे कैसे उसके डेथ्स हो रहे हैं, इसके वजह से कैसे डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है, ये भी लिख सकते हो, है ना। या फिर इसको लिख सकते हो कि माइंड में कैसे नेगेटिवली हैम्पर कर रहा है। ये वाला आप स्टूडेंट में भी लिख सकते हो, ये वाला एक अलग कैटेगरी में भी लिख सकते हो। तो पॉइंट क्या है, 3 कैटेगरी अपने को बनाना है, 3 एरिया बनाना है, और ये पहला 15 मिनट के अंदर ही करना होता है, या ऐसे का पहला 5 मिनट में करना होता है, वो एकदम प्रैक्टिस से कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया कैसा क्या है। इसको लिखने के बाद में आप धीरे से बढ़ोगे अपने कंक्लूजन की ओर, और जो कुछ भी, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको एंड करना है। एंड हमेशा शानदार होना चाहिए। बहुत लोग, आप लोग एथलीट भी हो तो देखे होगे, जब भी रेस दौड़ते हैं लास्ट वाला राउंड में सबसे ज्यादा अपलॉड होता है, क्योंकि वो आपको एक ओवरलास्टिंग इंप्रेशन दे देता है कि अब फाइनली रेस खत्म। उसी हिसाब से ऐसे का भी जो कंक्लूजन पार्ट है वो बताता है कि आप कितनी बेहतरीन तरीके से खत्म किए। इसको खत्म करने का एकदम अच्छा ट्रिक है, क्या है देख लीजिए। जब आप कंक्लूड कर रहे हैं, एक चीज आप हमेशा जान लीजिए कि भले ही जितना दुखी या जितना दुखियारी पोस्ट क्यों ना हो, जितना ही मतलब डिप्रेशन वाला टॉपिक क्यों ना दिया गया हो, कंक्लूड हमेशा पॉजिटिव करना। और कंक्लूड हमेशा पॉजिटिव करना और फ्यूचरिस्टिक रखना। फ्यूचरिस्टिक रखना मतलब आपको पढ़ के उसमें से एक होप मिलना चाहिए। जैसे कि आप बोलोगे कि मान लीजिए एआई के ऊपर में, एआई का आपने तो बहुत नुकसान के बारे में बताया, पर आप पॉजिटिवली ये बता सकते हो कि जैसे जो भी है एआई, जहां तक भी नेगेटिव भी है, बट इसको भी और पॉजिटिव करने का स्कोप है। एआई से हम बेहतरीन चीजें को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम इन सारे लूपहोल और बॉटलनेक्स को करेक्ट कर दें। और एआई भी हमारा लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है अगर हमने इन चीजों पे काम किया। तो एक रियलिस्टिक होप के जरिए इसको लिख दो कि एआई कैन बिकम और कैन बी एन इफेक्टिव टूल इन द हैंड ऑफ यूथ इफ all the bottlenecks and all the problems are corrected effectively and if it is handled carefully। तो आपने ना पूरा एक होप देके छोड़ा है व्यूअर को, तो बोलेंगे कि हाँ यार ये एक रैशनल बंदा है, ये अपना व्यू पॉजिटिव रख रहा है, जितना डिप्रेसिंग चीजें क्यों ना हो ये एक चीज रखना। और एक चीज, इसको और एक बेहतरीन तरीका जो अपनाता मैं भी हूं, वो क्या है, इसको लिखने के बाद में आपने जो भी पहला एग्जाम्पल दिया होगा तो इसको डायरेक्ट लिखना। ये बहुत खतरनाक अप्रोच होता है, ये मतलब मेरा होता है कि मैं तो ऐसे लिखता हूं, कंक्लूड करने के बाद जो भी मेरे को व्यू लिखना होता है मैं लिख लेता हूं कि इट इज टाइम नाउ दैट एआई शुड बी हैंडल्ड केयरफुली एंड एवरीवन शुड बी ट्रेन्ड इनफ टू हैंडल दिस डेडली टूल और रिसोर्सेस सो दैट नो अदर गर्ल और फीमेल और अ चाइल्ड लाइक रश्मिका मंदना सफर्स इन फ्यूचर, so that no other person similar to this has to suffer and endure in future। मतलब आप देख रहे हो, आप यहां पे स्टार्ट को एंड के साथ कनेक्ट कर दोगे, और ये बेहतरीन स्टोरी का एक पार्ट होता है कि आपने यहां लिखा कि एआई के ऊपर ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा डेवलप करना चाहिए, और अगर ये डेवलप नहीं हुआ तो बहुत नुकसान होगा। इसको डेवलप इसीलिए करना चाहिए, पॉजिटिव होप आपने दिया, ताकि आने वाले जनरेशन में ऐसे रश्मिका मंदना या ऐसे बहुत सारे लोगों का, जो लोग अपना जान गंवा दिए, जो लोग ब्लैकमेल होते हैं, ऐसा फ्यूचर में घटना ना हो। वो नाम को मेंशन करना, क्योंकि आपका वो व्यूअर जो पढ़ रहा है उसको लगेगा कि यार इसने कहानी जहां से स्टार्ट किया था, कहानी वहां से एंड किया है। इसको बोलते हैं एक परफेक्ट आर्क। स्टोरी जहां से स्टार्ट हुआ वहां से एंड हुआ। ऐसा स्टैंड अप कॉमेडियन लोग भी करते हैं, ऐसा हम लोग स्टोरी लिखने के लिए भी कहा, और एक बेहतरीन स्टोरी का एंड स्टार्ट से ही जुड़ा होता है। याद है इससे पहले भी हमने वो 12th मूवी का बात किया, या फिर हम वो ऐसे को किस तरीके से हमें लिखना है वो भी हमने बात किया। हमेशा अंत और शुरुआत कनेक्टेड होते हैं, अंत ही शुरुआत है और शुरुआत ही अंत। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है आपको कैसे लिखना है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब इसको करना कैसा होगा, इसको मान लेते हैं पहला 5 मिनट में अगर आप ये करना चाह रहे हैं, अगर आप ये सोचे हो कि हाँ सर मैं इस पे लिखना चाहता हूं फॉर या अगेंस्ट में, तो इसमें थोड़ा मेहनत लगेगा।
और मेहनत से ये चीज को हम बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो आप पहला 5-10 मिनट में ही मान लीजिए एक रफ में या कहां पे जैसे ही टाइम आपका होगा, तो यहां पे इसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट बनाना। तो एक ब्लूप्रिंट आप इसको फटाफट बना लोगे। ब्लूप्रिंट इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बोलते हैं कि पहला 5 मिनट में ही मैं पूरा अपना एजेंडा लिख दूं। तो आप यहां पे लिख दोगे ऐसे, इंट्रो, यह बॉडी, यह कंक्लूजन। इंट्रो में आपने एक एग्जांपल सोचोगे मैं किसका एग्जांपल लिख दूं, हाँ इसका एग्जांपल लिख देता हूं, या फिर मैं न्यूज से स्टार्ट करता हूं, एकदम कीवर्ड, छोटे छोटे वर्ड। फिर बॉडी में आप बोलोगे मैं 3 पैराग्राफ लिखना चाहता हूं, मैं क्लाइमेट के बारे में बोलूंगा, मैं एजुकेशन के बारे में बोलूंगा, मैं टेररिज्म के बारे में बोलूंगा, फटाफट वहीं पे कीवर्ड, ताकि आप जब ऐसे लिखते रहो तो आपको पॉइंटर्स याद हो कि मुझे इसी टॉपिक के बारे में लिखना है, मुझे भटकना नहीं है। और कंक्लूजन यहां पे लिखना पॉजिटिव होना चाहिए, कैरेक्टर को यहां पे मिला देना चाहिए, और पॉजिटिव में मैं ये लिखूंगा। ऐसे करके एक छोटा सा यहां पे या पीछे साइड में बना दोगे ना, आपको बहुत हेल्प होगा। ट्रस्ट मी, मुझे तो खुद एग्जामिनेशन में हेल्प हुआ है, मैंने यही टेक्निक अपनाया है। आपको तो 300 वर्ड लिखने पड़ते थे, हमें 1000 से 1200 वर्ड लिखने होते थे, वो भी 2-2 ऐसे। हम लोग का लिखने के बाद में ना, मेंस एग्जामिनेशन के बाद में, यह हाथ रहता था ना ऐसे, फिंगर ये दब जाता था, चलता नहीं था, क्योंकि हमें कंटिन्यूस 3 घंटा पूरे ऐसे लिखना होता था। और लिख लिख के हाथ में ऐसे इंप्रेशन क्रिएट हो जाते थे, ऐसे बेंड हो जाते थे, सुन पड़ जाता था, लिखना नहीं होता था। मुझे तो धुंधला दिखने लग जाता था, क्योंकि कंटिन्यूस पूरा लिख रहा है, फोकस वहीं पे है और नो ब्रेक। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हेल्प होगा। क्लियर है? सो आई होप आपको ऐसे में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, आपको समझ में आया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ा घर पे जाइए, थोड़ा रिलैक्स होइए और अपने आप से पूछिए कि मुझे इन 3 में से कौन सा बेहतरीन लगा। क्योंकि पिक्चर वाला तो बिल्कुल नहीं लिखना, मेरा एडवाइस है। अगर आप लिखोगे, टैंक वैंक के साथ आपके घर में पहुंच जाऊंगा हथियार से हमला होने के लिए। क्यों? क्योंकि यार आपके लिए डिफिकल्ट होगा। अगर बहुत एक्सेप्शनल बच्चे हैं जो कि बचपन से ही मतलब खतरनाक टैलेंटेड बच्चे हैं, तो उनको नमस्कार, आप उसको लिख सकते हैं। कोई ऐसा कमेंट नहीं मार रहा हूं, बट मैं कह रहा हूं कि यार देयर आर वेरी एक्सेप्शनल स्टूडेंट ऑल्सो, जिनके पास बहुत अच्छा वोकैबुलरी है, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, पिक्चर में लिखना उनको पसंद है, आप वैसे भी लिख सकते हैं। कोई मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है, ठीक है? कमेंट में भी लिख देंगे ये चीज मेरे को बोला, नहीं, रिलैक्स, ठीक है? मैं सबके लिए बोल रहा हूं, और मैं आपका ही पार्टी का हूं यार। आप लोग कोई लोग, मतलब सब तो नहीं, कोई लोग कुछ नेगेटिव यहाँ पे डालते हैं। अबे मैं तुम्हारे अगेंस्ट में थोड़ी हूं, मैं तो आपका एग्जाम अच्छा होगा बोल के बोल रहा हूं ना, आपसे कुछ मैं मांग थोड़ी रहा हूं। मैं कल इतना बोल देता हूं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल में जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। आप तो मुझे ही एंटी मान लेते हो कि हाँ इसने कौन सा बड़ा काम किया, ये तो हमें आता था। फिर भी मिल जाएंगे 1-2 लिखेंगे हाँ हमें तो आता था, ये तो कौन सा बड़ा चीज बता दिया। अरे भाई आपको पता है देना, हैप्पी हो जाओ। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको कोई नहीं है गाइड करने को, जिनको कुछ ना कुछ आज सीखने को मिला, जिन्हें मजा आया कि हाँ यार आज ये जानने को मिला, उनके लिए ये वीडियो है। सो चिल यार, एक ही टीम है हम, ठीक है? सो अब बढ़ते हैं हमारे पैसेज की ओर। पता है एक चीज क्या है, मुझे ना मतलब अभी जब भी मैं देखता हूँ कि जब से मैं YouTube स्टार्ट किया और बाकी लोग स्टार्ट किया, तो बाकी लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए, मैं थोड़ा पीछे रह गया, क्योंकि मेरे खुद के पर्सनल रीज़न थे और बहुत कुछ थे। सो नो कंप्लेन, बट मुझे भी ऐसा इच्छा है कि मैं भी एक दिन वो डिजिटल बोर्ड होगा ना, मैं भी उसमें पढ़ाऊँ, मैं भी उसमें बताऊँगा। तो क्या है ना, मैं ज़्यादा टाइम मतलब अच्छी तरीके से मैं डिलीवर कर सकता हूँ। अभी भी ख़राब नहीं हो रहा है, बट अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि मुझे लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है। उसके लिए एक रखा हुआ लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है। बट ये एक है, एक दिन ऐसा दिन आएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जहाँ पे मेरे पास आएगा, आपका सपोर्ट रहा तो मैं एक बोर्ड ले आऊँगा अच्छा वाला, डिजिटल वाला, जिसमें कि मैं अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाऊँ। अच्छा एक कैमरा ले आऊँगा, क्योंकि अभी मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ। तो जब मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ तो मोबाइल का क्या बोलते हैं वो सारा चीज़ को मुझे फ्लाइट मोड में डालना पड़ता है, फिर एडिट करना पड़ता है, बहुत हेडेक है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार एक दिन मैं लाइव करूँगा, तो मेरे मोबाइल में भी स्पेस और उसका लिमिटेड होता है ना, और ऐसा भी रहता है। नहीं तो मेरे को भी मन करता है कि यार लंबा सीरीज ले आए, क्योंकि मैं जब आपका कमेंट पढ़ता हूँ ना, जब आप बोलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं सारा चीज़ बताऊँ, मैं तो लग जाऊँ पूरे काम पे। बट थोड़े रिसोर्सेस की कमी है ना, इसलिए मैं ज़्यादा ला नहीं पाता। एक दिन आएगा ज़रूर। मैं आपको कॉमर्स का भी हो, बहुत लोग एनवायरनमेंट का पूछ रहे थे, इकोनॉमिक्स का पूछ रहे थे, फिर हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, और इंग्लिश के हैं, कितने सारी चीज़ें। सब चीज़ पढ़ाने में मुझे मज़ा आता है। क्यों पता है? क्योंकि मैंने ऑफलाइन क्लासेस में मैं 6 से 7 घंटा लेक्चर्स में कंटिन्यूस दिया हूँ। मेरा 3 बजे से लेके मेरा 9 बजे तक कंटिन्यूस क्लासेस रहता है, एक बैच के बाद दूसरा के बाद दूसरा। इतना बोलने के बाद ना ये अभी ये जो होता है ना जबड़ा दुखने लगता है बहुत ज़्यादा, बट मेरे को फिर भी मज़ा आता है, क्योंकि पढ़ाने अलग फील है, उसका एक मज़ा है। एनीवेज ज़्यादा मैं
बात नहीं करूंगा, आगे आते हैं। सो यहाँ पे पैसेज में लिखा है, देखो पैसेज में क्या है, सिंपल है, ये स्ट्रक्चर आपको पता है। इसमें मैं आपको टिप्स दे देता हूँ, आपको मीनिंग आएंगे 2 ठो जो 2 मार्क्स के होंगे, ऑपोजिट वर्ड आएंगे एक, जिसको एंटोनिम और सिनोनिम भी कहा गया, तो टेंशन मत लेना। सेम अगर मीनिंग लिखना है तो ये है अपना सिनोनिम, और ऑपोजिट वाला अगर आ जाएगा एंटोनिम तो भी टेंशन मत लेना, ये वही चीज का है। 3 मार्क का आता है, वेरी इजी, कैसे डील करना है मैं बता दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर आता है, 5 क्वेश्चन आता है, टोटल 9 मार्क का, वेरी इजी अगेन। फिर उसके बाद प्रेसिस राइटिंग आता है, बहुत लोग इसके बारे में बोले, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। 8 मार्क का आता है, टोटल 20 मार्क। सिंपल एक चीज समझना, जहां भी मीनिंग और अपोजिट वाला को डील करना है, इसमें बस 2 ही रास्ता है, सिंपल, दूसरा से तीसरा रास्ता कुछ है ही नहीं। या तो आपको वो चीज आता है, आपने पढ़ा है, अगर ये आता है देन उसमें इसमें कुछ ज्यादा बताने का बात नहीं है। एक मीनिंग आ गया, उस मीनिंग को आपने जिंदगी में कभी ना कभी पढ़ा होगा, उसको वहां पे आप फट से ऑप्शन में चूज कर लोगे, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने होगा। तो आता है देन इट्स ओके, नहीं आता है तो क्या करना है, अगर आप नहीं जानते हो तो सिंपल वहां पे जाना और पूरा वो लाइन या पूरा वो जो सेंटेंस लिखा है उसको पढ़ना और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हम लोग का 2025 का एक ऐसे आया था जिस वो जो कॉम्प्रिहेंशन आया था उसमें एक वर्ड आया था, उसमें एक वर्ड आया था स्पेयर और एक वर्ड आया था सैचे। तो अभी यहाँ पे देखना जो आया था CHELS, और ये लिखा भी है, बता भी दिया है। देखो कितना आपको फैसिलिटी मिला है कि ये लाइन नंबर 2 में है। आपको इसका मीनिंग क्या है, सैचे का मतलब स्नैचिंग, स्कार्फ, स्कूल बैग, स्वेटर, पता नहीं है तो करना क्या है, तो आप यहाँ पे लाइन नंबर 2 में जाना, अगर आपको नहीं पता है या डाउट है, लाइन नंबर 2 में जाके इज्जत से एक बार वही सेंटेंस पढ़ लेना। क्या है, अ लिटिल लेटर व्हेन ही वेंट टू द पंप टू वॉश ही सॉ द स्कूल चिल्ड्रेन pouring by with their dash across their shoulder, डैश अक्रॉस देयर शोल्डर, शोल्डर के अक्रॉस में क्या करते हैं, कुछ बैग जैसे ही तो टांगेंगे। मतलब ये वर्ड को ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स के जैसा पढ़ना। अगर नहीं आता है तो आ गया, देन वेल एंड फाइन, नहीं आता है तो वैसे पढ़ना, आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हिंट लिखा है क्या, स्कूल चिल्ड्रन, शोल्डर, 2 हिंट आपको मिला है, स्कूल के बच्चे और कंधे। कंधे में क्या टांगेंगे, जनाजा, बिल्कुल नहीं, बैग टांगेंगे, तो यहाँ पे हम उसको हिंट हमें मिल जाएगा। क्लियर है। सेम आपको करना है क्या, ऑपोजिट के लिए भी मीनिंग जान लेंगे तो ना ऑपोजिट लिख पाएंगे। अगर एक बार देखते हुए जान गए देन बढ़िया, नहीं तो ये रास्ता अपनाओ। अगर ये इतना 2 रास्ते में भी नहीं है देन भगवान भरोसे कुछ नहीं हो सकता फिर, है ना। क्योंकि देखो इंग्लिश का एक बुरा चीज क्या है पता है, एक अच्छा चीज तो है, एक बुरा चीज ये है कि हम जैसे ही पढ़ते रहेंगे अपने आप को अपडेट करते रहेंगे तो 2-3 नया चीज और वर्ड्स हम जानते रहेंगे। तो नया चीज जानना, पढ़ना, वो सिर्फ किताबों से नहीं, सिर्फ स्कूल के ग्रामर बुक से नहीं, आपको नॉवेल्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको सीरीज देखने पड़ेंगे, हॉलीवुड सीरीज। अगर हिंदी सीरीज भी देख रहे तो सबटाइटल में देखिए, होर्डिंग्स वगैरह पढ़ रहे हैं, मतलब ये एक वे ऑफ लाइफ है। आप इसको हर दिन पढ़ेंगे, हर दिन सीखेंगे। जैसे TVF का एक सीरीज आया था, ठीक है, वो सीरीज का नाम क्या था, आई थिंक परमानेंट रूममेट। उस परमानेंट रूममेट में कैरेक्टर का नाम आया था, उस कैरेक्टर में उसके डैड जब अपनी बहू को देखते हैं, सो आई थिंक मुझे जहां तक याद है वो एक वर्ड यूज करते हैं, फ्लैबरगास्टेड। तो मेरा और मेरा दोस्त हम साथ में देखते हैं, हम मतलब जब एक साथ देखते थे अपने अपने घर में, तो हमारा दिमाग फट गया कि यार फ्लैबरगास्टेड क्या होता है। तो हमने फटाक से वीडियो को पॉज किया, गए हम सर्च किए फ्लैबरगास्टेड, तो वहां पे पता चला अच्छा एक्सट्रीम हैप्पीनेस, मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी को फ्लैबरगास्टेड बोला जाता है। तो समझ में आया, इसका मतलब हम चाहे एक पॉडकास्ट क्यों ना देख रहे हैं, चाहे हम बात क्यों ना सुन रहे हैं, चाहे हम कुछ भी एक नया वर्ड अगर सीखे ना तो प्लीज वहीं पे आप उसको सीख लीजिए, क्या पता आपको कहां पे काम आ जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब 2 चीज का क्लियर हो गया कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, MCQ दिया होगा, समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर को करने के लिए एकदम सिंपल चीज है। कैसे, यहां पे आपको पेन या पेंसिल का मदद लेना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के बताता हूं या 1-2 क्वेश्चन लिख के अभी बताता हूं। तो देखिए यहां पे मैं आपके लिए क्वेश्चन ले आया हूं, ये है 2025 का क्वेश्चन। अब आपको पेंसिल पकड़ना है और बस 2 ही चीज को फाइंड आउट करना है, 2 ही चीज, एक को सर्कल करने का, एक को अंडरलाइन करना। ये प्रैक्टिस में सबको हमेशा कराता हूं। सर्कल में यहां पे लिखोगे टॉपिक और यहां पे लिखना है कि क्या करना है, मतलब
आपको दो क्वेश्चन जब फॉर्म होता है वो दो ही पार्ट का फॉर्म होता है। आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक रिलेटेड क्या करना होता है, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, ये सब बताया जाएगा। तो जो चीज को टॉपिक होगा सर्कल करेंगे और जो करना होगा अंडरलाइन करेंगे। कैसे, एक बार देख लो। पहला क्वेश्चन, हाउ वेयर द स्कूल चिल्ड्रन ड्रेस, तो यहाँ पे किस चीज के बारे में बोला गया, चिल्ड्रन का ड्रेस के बारे में, ये हमारा मेन टॉपिक है और बताना क्या है, हाउ। सेकंड, इन व्हाट वे जग्गू काइंड टू हरी, तो यहां पे जग्गू का काइंडनेस के बारे में बताया गया है और यहां पे क्या बताना है, व्हाट वे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट डिड द सॉन्ग टेल अबाउट जग्गू, तो यहां पे सॉन्ग का बात हो रहा है और सॉन्ग में क्या करना है, टेल या फिर टेल अबाउट जग्गू। ठीक है। नेक्स्ट में, इन विच सेंटेंस इन द पैसेज टेल अस दैट जग्गू वाज नॉट अ टॉकेटिव मैन, तो यहां पे टॉकेटिव का बात हो रहा है, किसका, जग्गू का बात हो रहा है और आपको क्या बताना है, विच सेंटेंस। क्लियर है कैसे क्वेश्चन को डील करना है। व्हाट वेयर देयर नो कस्टमर्स एट द टाइम ऑफ द डे, तो यहां पे टॉपिक क्या है, नो कस्टमर, और आपको लिखना है व्हाई। तो क्वेश्चन को हम समझ में आ जाएगा। क्यों मैं ऐसा बताया हूं, क्योंकि जब आप पहले पैसेज पढ़ोगे एकदम ध्यान से समझना, उसका दो रास्ता है। क्लियरली बोल रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, कहीं लिख लेना अगर आपको लिखना है तो बहुत काम आएगा। पैसेज को डील करने का दो रास्ता है। सबसे पहला रास्ता, जब भी आप पैसेज देखो सबसे पहले क्वेश्चन पलटा दो और क्वेश्चन पलटा के ऐसे मार्क कर दो, तो आपको एक ओवरऑल एक छोटा सा हल्का सा आइडिया आएगा कि पहला में यहां बच्चों का ड्रेस के बारे में कहा जा रहा है, सेकंड में जग्गू और हरी बोल के कोई कैरेक्टर है, जग्गू जहां पे काइंड हुआ है, तो छोटा सा समरी यहां पे हमें मिल जाएगा। एक बार जब आप क्वेश्चन को पढ़ लिए और ऐसे सर्कल और अंडरलाइन कर दिए, देन आप मूव करना पैसेज पढ़ने के लिए। पैसेज जब आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये क्लिक होते रहेगा कि मुझे ड्रेस के बारे में पता करना है, ड्रेस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन जब आप पढ़ लिए, सारा पहला क्वेश्चन पढ़ लिए, पहला क्वेश्चन को याद रखना, क्या, जग्गू और ड्रेस, जग्गू और ड्रेस, है ना, या फिर ये स्कूल ड्रेस के बारे में बात हो रहा है तो वो उसको माइंड में रखना कि स्कूल ड्रेस का बात हो रहा है, ठीक है। फिर उसको एक बार पढ़ना, जहां भी आपको पता चलेगा ना ड्रेस के बारे में बात हो रहा है उसको वहीं पे मार्क कर देना। फिर देखना सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, जग्गू काइंड का बात हो रहा है, फिर स्टोरी वहीं से कंटिन्यू करना, समझते रहना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते रहना। जहां भी जग्गू का काइंडनेस का बारी आ रहा है, जिन लाइन के अंदर, उस लाइन को मार्क कर देना। सबसे पहले टेरिटरी मार्क करेंगे कि अपना आंसर खोजना कहां है, इन्हीं लाइन के बीच ही मिलेगा, ठीक है। उसी हिसाब से आप सारा क्वेश्चन को कर दोगे। ये है आपका पहला रास्ता। और एक है दूसरा रास्ता जो मैं करता हूं, जो क्योंकि मेरे को समझने में ज्यादा इजी होता है, मेरे को ऐसा बार बार पलटना मुझे समझ में नहीं आता है। अगर आप वैसे कैटेगरी के हैं और थोड़ा लॉन्ग कट पसंद करते हैं तो सेकंड रास्ता आपके लिए है। कुछ करने का दरकार नहीं, बिंदास एकदम चिल माइंड में रहना, पैसेज को स्टार्ट से लेके एंड तक पढ़ना। मैं कितनी बार पढ़ता था, मैं कम से कम 3 बार पढ़ता था। हालांकि मेरा रीडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है, तो मैं ऐसे टाइम नहीं लूँगा, मैं बहुत स्पीड में पढ़ लेता था। तो एक बार आप रीडिंग में उसको स्पीड करते रहिए, तो आपको देखना पहली बार जब पढ़ोगे 100% समझ में नहीं आएगा, जब दूसरी बार पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लग जाएगा। 2 बार कम से कम पढ़ना, मिनिमम 2 टाइम्स, क्योंकि पहली बार आपने पढ़ लिया तो सेकंड बार आपका स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो कम से कम 2 बार इसको पढ़ना, ठीक है। ये लंबा रास्ता की बात बोल रहा हूं, कम से कम 2 बार इसको रीड करना, उसके बाद में आप क्वेश्चन को पढ़ना। देखना सारा आंसर धड़ाधड़ निकल जाएगा, आपको पता होगा ये पैराग्राफ का कहाँ है। या फिर मैंने जो इजी रास्ता बताया, क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ने का, फिर यहाँ पे पैसेज पढ़ने का, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करना है। मेरा काम है ट्रिक्स बताना, आपका काम है फॉलो करना। एक्सपेरिमेंट और चूज करो, एक्सपेरिमेंट करो, चूज करो, अपने बारे में पता होना चाहिए। हम एग्जाम में जब घुसेंगे हमारा दिमाग में वॉरियर के जैसा रहना चाहिए, हमें ऐसे क्या करना है पता है, पैसेज को कैसे लिखना है पता है, लेटर के फॉर्मेट्स पते हैं और सारा चीज जान चुके हैं। और हम ईमेल और नोटिस राइटिंग एकदम इजी है, ग्रामर के रूल्स हम पढ़ चुके हैं। आप खाली मतलब इंतजार हो गए कि एक बार पेपर तो मिले, लिख लिख के चीर फाड़ कर देंगे, ठीक है। स्ट्रेटजी के ऊपर भी मैं वीडियो और एक भी बनाने वाला हूं कि कैसे टाइम उसको अलॉट किया जाएगा, सो डोंट वरी। अब इसका जो लास्ट पार्ट है एक बार देखते हैं, प्रेसिस राइटिंग कैसे करना है। मेजॉरिटी लोग को पता है, बट मैं स्टिल अपना इनसाइट थोड़ा देना चाहता हूं, फिर करेंगे वीडियो को एंड में। हम पहुंच गए पैसेज का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रेसिस राइटिंग। इसका बेसिक आपको पता होगा कि हमें 50 वर्ड्स में लिखना होता है और 50 वर्ड्स में हमें एक चीज को एक्सप्रेस करना है, क्या, कहानी का एक पार्ट। सबसे पहले तो आप समझ लेना कि वो पार्ट क्या है, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन लिखा है, आप इसको देखते रहना। इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स डिस्क्राइब हाउ मिस्टर पनवाला इंट्रोड्यूस्ड हरी टू वॉच मेंडिंग। देखो इसमें आपको करना क्या है, वही क्वेश्चन अंडरलाइन और सर्कल वाला याद है, सर्कल और अंडरलाइन करना। तो यहां पे वो बोला गया है कि इंट्रोडक्शन का बात हो रहा है कि उसने कैसे इंट्रोड्यूस कराया, और इसको आपको लिखना है ये हाउ। आपका मेन फोकस ये होगा, हाउ।
आपको उस कहानी के पहले कहानी का एंड नहीं लिखना है, आपको बस ये फीलिंग डिस्क्राइब करना है कि वो जो मिस्टर पान वाला था, नाम भी तो बताओ, पान वाला है या पान वाला पता नहीं, तो जो भी है, जो भी मिस्टर है उसमें फोकस नहीं है, वो कैसे इंट्रोड्यूस करा है। तो आप इसको जब सर्कल कर दोगे ना क्वेश्चन में, तो आपको हमेशा पता रहेगा कि मुझे ये बताना है हाउ, मुझे नहीं बोलना है व्हेन, मुझे मेरा पूरा फोकस हाउ में करना है। दूसरा चीज, आप इसको जब भी लिखोगे तो आप इसको बॉक्सेस बना के लिखोगे, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ज्यादातर 5 कॉलम में ट्राई करना, 10 लाइन में, मतलब 1 2 3 4 टक 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 10 ठो लाइन इस्तेमाल करना, और इसको 5, तो 10 लाइन में 5 वर्ड एक एक लाइन में आपका आना चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको आप बॉक्स कर दोगे, मैं बस छोटा सा कर रहा हूं। ये जब आप बॉक्स करोगे, इसका 2 तरीका है, ठीक है। या तो आप इसको पेंसिल से कर सकते हो, पेंसिल से करके पेंसिल में लिखने का 2 तरीका, पेंसिल से करके पेंसिल में लिखो, और अगेन ये लॉन्ग कट भी है बट असरदार है, पेंसिल से लिख के, पेंसिल से मतलब आप इसको ड्रॉ करो, मतलब जो ग्रिड है, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ ग्रिड, ये जो ग्रिड है आप उसको पेंसिल से बना सकते हो, आप उसमें लिखना हो आप पेंसिल से कर सकते हो, और उसके बाद में पेन से आप ओवरराइट कर सकते हो, मतलब जो भी आपका फाइनल होगा, जो भी ड्राफ्ट आपका फाइनल लगा एडिटिंग करने के बाद, काटा चोटी करने के बाद, आप ये कर सकते हो। इसका एडवांटेज क्या है, जब हम पेंसिल से ग्रिड बनाएंगे और मान लो पेंसिल से जब लिख रहे हैं, तो अगर भी कुछ मिस्टेक हो गया तो हम उसको मिटा सकते हैं, पहला एडवांटेज। अगर मान लो हमने पेंसिल से लिख के कंफर्म कर दिया, उसके बाद में जो ग्रिड होगा ना, उस ग्रिड को हम मिटा सकते हैं, नहीं मिटाओगे तो भी चलेगा, पहले से मैं बता रहा हूं, नहीं मिटाओगे तो भी चलेगा। ज्यादातर टीचर लोग या लोग बोल देंगे आप ग्रिड में ही लिख दो, मैं भी बोल रहा हूं ग्रिड में लिख दो, बहुत अच्छा है, या तो पेन से लिख दो या तो पेंसिल से आप ग्रिड बना दो, जैसे भी करो आपका मर्जी। क्योंकि देखो वहां पे ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, और लोग ये नहीं चाहते कि आपको ज्यादा ही रूल्स में कॉम्प्लिकेट करके उलझाएं, क्योंकि उन्हें ही पता है कि एग्जाम देने वाले 15 से 16 साल के बच्चे होते हैं, 17 साल इन एक्सेप्शनल केसेस, और उनका मेच्योरिटी और उनका जो अपने को नॉलेज चाहिए हम उतना ही उनसे मांगेंगे, उससे ज्यादा का नहीं, ठीक है। तो ग्रिड बना सकते हैं, या फिर आप इसको पेन से लिख सकते हैं, पेन से ग्रिड बना के पेंसिल से लिखना चालू कीजिए, या फिर पेंसिल में लिखने के बाद में उसके ऊपर आप पेन से लिख लीजिए। और ज्यादा दिमाग खराब अगर नहीं करना है, जिंदगी को एकदम बेहतरीन बनाना है, तो ऐसा आप 2 ग्रिड बना लीजिए, सीधी सी बात, 2 ग्रिड बनाइएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो एक्सक्यूज मी, 50-50 के ऐसे 2 ग्रिड बना लो, ठीक है। पहले वाले ग्रिड में आप लिखते जाओ, जो आपको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है तो यहाँ लिख दो, जो भी एडिट हो रहा है यहीं पे कर दो, और उसको फाइनल ड्राफ्ट में आप उसको ट्रांसफर कर दो। स्ट्रेटेजी वही होता है जो आपको, आपके लिए सुविधा हो, मेरे लिए सुविधा जो हो नहीं, मेरा स्ट्रेटेजी मेरे लिए सुविधा हो, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, वैसे आप जानते हैं कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, तो जो आपको इसमें अच्छा लगे आप उसको कर लो, बट मेक श्योर करना कि इसको 50 वर्ड से ज्यादा नहीं करने का। दूसरा चीज, जब आप हाउ लिख रहे हो तो वहां पे आप जब पेज पलटाओगे तो आप लाइन्स वगैरह पहले मार्क करना, पहले लाइन्स वगैरह मार्क कर देना उस पैसेज में, उस लाइंस मार्क करना, और लाइंस जब मार्क करोगे आपका फोकस क्या होगा, हाउ, आपका फोकस हमेशा होगा हाउ। तो हाउ वाला लाइन मतलब जहां पे वो इंसान उसको इंट्रोड्यूस करा रहा है और कैसे करा रहा है उसको खोज के पहले लिखो, एक बार खोज के लिख लिए, देन उसको सिंपल सेंटेंसेस बनाओ, और सिंपल सेंटेंसेस बना के इसको बस लिखते जाओ। कभी कभी क्या होगा, मान लो आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिल रहे हैं, मान लो ये 2 सेंटेंसेस है, ये 2 सेंटेंसेस को आप क्लब करके, मिक्स करके, मर्ज करके एक सेंटेंस भी बना सकते हो। अगर मान लो आपको सेंटेंस ज्यादा नहीं मिल रहा है तो एक सेंटेंस को ब्रेक करके आप 2 आइडिया अलग अलग बना सकते हो, डिपेंड करता है। इसमें एक चीज और जानना, अगर आपने ए लिखा तो भी ये एक काउंट होगा, अगर यहां पे आपने लिख दिया कोई सा भी बी, या आपने लिखा फास्ट, ये सारे एक एक बॉक्स में काउंट होते हैं। हाँ, फुल स्टॉप इसमें भी दिया जाता है, यहां भी वैसे ही होगा, सेंटेंस का स्टार्ट आपका कैपिटल में होगा और फिर आप स्टोरी उसका फॉर्म में जाना, इतना वर्ड के अंदर आपका हाउ क्लियर होना चाहिए। अगर आपका हाउ क्लियर नहीं हुआ है देन गया। और एक चीज इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कैरेक्टर के नाम बार बार मत लिखना, ठीक है, कैरेक्टर के नाम बार बार मत लिखना,
ये तो कॉमन सेंस है ना, जब हम कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं, हम कैरेक्टर का नाम पहले एक सेंटेंस पे लिखते हैं, जब उसके फॉलोइंग सेंटेंसेस आते हैं हम उसके प्रोनाउन यूज करते हैं, ही शी, कोई जानवर के बारे में बोल रहे हैं, नॉन लिविंग के बारे में बोल रहे तो इट के बारे में लिखते हैं, इट यूज करते हैं। तो वैसे ही आप सेंटेंस को शॉर्ट करके लिखने का कोशिश करना, मेक श्योर करना कि आपका कोई ब्लैंक छूट ना जाए, या फिर आपका कोई एक्स्ट्रा वर्ड आप लिख ना दो। स्ट्रिक्टली मैं बता रहा हूं, ना एक एक्स्ट्रा ब्लैंक छूटना चाहिए, ना एक एक्स्ट्रा वर्ड आपको लिखना चाहिए। जितना ब्लैंक आप बनाओगे वो सारे बॉक्सेस फिल होने चाहिए। एक एक्स्ट्रा वर्ड भी मत लिख के आना प्लीज, माइनस मार्किंग हो जाएगा। क्योंकि इसका एजेंडा ही ये है कि बड़ा चीज को आप कैसे प्रिसाइज करके छोटा बना के उसके एक समरी फॉर्म आप लिखो, ये भी स्किल का बात है, ठीक है। सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इतना ही वीडियो मैं आपके लिए लाया था क्योंकि आपने इसका डिमांड किया था। इसको बनाने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मुझे बहुत कुछ बताना था। इस वीडियो का लेंथ तो और भी बड़ा हो सकता था, बट अभी आपका क्लास 10 या फिर स्कूल बच्चों के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, और जितना मैंने बोला उतना आप समझ लीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपना कमेंट दीजिए, अपना व्यू पॉइंट बताइए, आपको जो भी डाउट है आप मुझे बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि अभी एग्जाम आने वाला है। वीडियोस बहुत रेगुलरली आते रहेंगे और आपको एग्जामिनेशन में हेल्प होंगे, वैसे टाइप के वीडियो आते रहेंगे, राइट। दूसरा चीज़, आने वाले वीडियो में मैं ग्रामर के लिए आपके लिए मैराथन प्रैक्टिस सीरीज लाऊंगा जहां पे हम 40 से 50 क्वेश्चन रैपिड फायर में हम सॉल्व करेंगे। उसको समझने के लिए मैं पहले 5 मिनट 10 मिनट में आपको रूल समझा दूंगा, जो भी एक टॉपिक में लाऊंगा। जैसे हमने प्रीवियस एक इंग्लिश लैंग्वेज का वीडियो किया है जहां पे मैंने हमें आपको कंपैरिजन के बारे में बताया था, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। हम लोग बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताया था, बहुत यूजफुल है, और एक बार आप अगर उसको सीख गए आप तो बहुत सालों तक उसको नहीं भूलने वाले। उसी के साथ में हमने PYQs भी किया, तो ऐसे रैपिड फायर क्वेश्चन आने वाले हैं और जूलियस सीजर के भी क्वेश्चन आएंगे। इन द मीन टाइम बाकी सारे वीडियोस भी धीरे धीरे आएंगे। सो ऐसे ही प्यार बनाए रहना, सपोर्ट करते रहना। आपके लिए मैं हूं, आपका एग्जाम बेहतरीन बनाने का जिम्मेदारी मेरा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी तक के लिए बाय बाय।